सर टाइमर क्यों लगाया हुआ है? आप जो है वो चीजें रखकर जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सब लोग क्लास के लिए रेडी हैं? अंदाज में अपनी टेबल सब ले लो। चलने दो, कोई मसला नहीं। आवाज कम। सर आंसर क्लास में नहीं आ रहा। आ गए, क्लास में आ गए भाई। ठीक है, और आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ रही है? यस सर। ओके, जबरदस्त। ठीक है जनाब। तो क्या हालात हैं आप लोगों के? सूरज किरण वगैरह में कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस क्लास के अंदर? सब लोग मुझे लगता है कि कराची के ही लोग हैं, तो अंधेरा में छाया हुआ है आपके इलाके में? सर हाँ छाया हुआ है। यस सर, काला काला हो रहा है सब। काला काला हो गया सब। यस सर, साथ मेरा भाई बैठा वो भी हो गया। जबरदस्त यार, ये अच्छी बात है। फिर आप लोगों ने नमाज पढ़ी जाकर? नहीं सर, नमाज तो नहीं पढ़ी। नमाजें जो कसूफ है, वो जो पढ़नी पड़ती है, वो नहीं पढ़ी? पता ही नहीं सर मुझे। पता ही नहीं है? लो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हर जगह एक एक जगह के ऊपर, एक एक चैनल के ऊपर, एक एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बाकायदा एक एक चीज बताई जा रही है कि नमाज कसूफ जो है वो कैसे पढ़ी जाएगी और कैसे नहीं पढ़ी जाएगी, और आप कह रहे हैं हमने नमाज कसूफ नहीं पढ़ी। अभी देखते हैं सर, क्लास के बाद पढ़ते हैं। अच्छा, तो खैर, तो फिर क्या अपडेट है भाई पुरानी आपकी चीज़ों की? आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांस यूज ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। लेकिन इससे पहले जो है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, और वो ये है कि भाई आप लोगों ने कितने लोगों ने अपवर्क और फाइवर पर प्रोफाइल बनाकर माल कमाना शुरू कर दिया है? कमीशन चाहिए? हाँ सर, क्या कह रहा हूँ? अकाउंट बढ़ाया है, माल नहीं कमाया अभी। अच्छा, अकाउंट बना लिया लेकिन सर अभी तक सिर्फ अकाउंट बना है सर, और कुछ नहीं हुआ। तो टाइम दे रहे हो नहीं दे रहे हो उसको? वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा सर। ऐसा करें, आप बताएं बेस्ट टाइम क्या है उसके लिए, जिस टाइम हम जाते हैं क्लाइंट्स है ही नहीं कोई। देखो, आपने फाइवर पे बनाया हुआ है अकाउंट या फेसबुक पे बनाया हुआ है? अपवर्क पे बनाया हुआ है? फाइवर पे सर। फाइवर पे तो क्लाइंट आपके पास आएगा ना, क्यों नहीं आ रहा? इंटरनेट पे ना कुछ वीडियोस वगैरह हैं, वो आप जरा पढ़ें तो वो आपको टेक्निक बताएंगे। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, कुछ हमारे स्टूडेंट ने भी शेयर की है, तो वो आपको बताएंगे। आप जरा जाएं और उसमें जाके देखें। और इसके अलावा अपवर्क के ऊपर भी अकाउंट बनाएं, और उसमें कुछ छोटी मोटी जो अकाउंट है $100 और $100 के, उनके ऊपर जो है वो आप जाकर बिट की ट्राई करें, थोड़ा सा माल वाल खर्च करें तो दुकान चलेगी ना यार। और मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में पॉसिबल हुआ तो आप लोगों से जो है वो एक वीडियो शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि भाई कि काम कैसे हो सकता है। ठीक है जी सर। क्या ख्याल है? सही है सर। आपके ख्याल में सर? मेरी आवाज़ आपकी नहीं आ सकी, दोबारा बोले। सर आपके ख्याल में से अभी जो है पांडास और नमपाई पे काम सही है ना? हाँ, पांडास और नमपाई पे डेटा एनालिस्ट का भी काम मिल रहा है, तो गलत नहीं है। आप लोग वो भी करना शुरू करें। पहले सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब अपवर्क पे आप जाएंगे तो आप जो है वो वहाँ पर जाकर देखेंगे तो सही काम है कौन सा। हो सकता है वो काम आपको करना ही ना आता हो, क्लाइंट लेके क्या करोगे? अब क्लाइंट ने बोला यार मेरी जो है ना वो ये इमेज है या मुझे एक्यूरेसी चाहिए, ये वाला काम करके दे दो, वो काम नहीं कर सकेंगे आप। या इस वाले तरीके से काम करके दे दो। काम तो पहले चेक करो ना वहाँ पे काम कौन कौन से अपवर्क के ऊपर। मैं अभी आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ, पता करता हूँ कि आप लोगों को अपवर्क के ऊपर क्या क्या आता है। अपवर्क सही है। उसको चाहिए
Work-based Python software startup looking for a full stack engineer to build mobile application prototype, social media platform, Axometry 10 users. ठीक है, अब ये वाला काम जो है इसके अंदर कहीं पाइथन लिखी हुई है तो कुछ ज़्यादा ही फुल स्टैक डेवलपर वाला काम है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन इज GUI वेब डीप लर्निंग, ये वाला काम जो है $25 का है। ये आप देख सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। मेक अ GUI फॉर डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर यूजिंग डीप लर्निंग पाइथन, एग्जांपल कोड विल बी गिवन। आप इसके ऊपर बिड कर दें, ठीक है, वो आपको एग्जांपल कोड दे देगा, आप उसके ऊपर काम कर लें। क्या ख्याल है? इसी तरह ये किया है, आई हैव अ डेटा नीड हेल्प टू ग्रेंगर कैजुअलिटी मॉडल इन कोलैब्स। अब ये जो ग्रेंगर कैजुअलिटी मॉडल है, ये आप जो है वो आप देख लें। आप इसमें देखें कोलैब के ऊपर उसको डेटा चाहिए, डेटा एनालिसिस है ये, ठीक है। पोर्ट it into the Python or something else, normalize the data, add manufacturing data, consumption data, push through the Colab, I link I have and formulas as is। उसके अंदर फार्मूले भी दिए हैं, मैं वो भी काम कर लें। तो ये जो है ये एक परमानेंट काम है जिसके लिए आप जो है वो $20 से $45 तक की बिट लगा सकते हैं। सही है, और भी पैसे देने को तैयार है, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा काम है, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्या ख्याल है? सही है सर, सही है ना? तो आप पर के ऊपर बिट करें, नाकामी होगी लेकिन इससे भी लर्निंग तो होगी ना आपकी। क्या भाई? सही है, भाई जब से लेना है लैपटॉप नहीं, आवाज नहीं आ रही। कोशिश कर रहा हूँ जैसे लैपटॉप लेके मोबाइल ले दूंगा, नहीं बैठ जाके तो नहीं बैठ जाके, मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ। सर ये नहीं सर, आपसे नहीं। जी सर। माइक बंद कर दिया करना जब ऐसी कोई पर्सनल बात करनी हो। अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे बताएं। सर ये क्या कहते हैं, इस पे बिड तो दिखाई नहीं हुई थी कि बिड इसके ऊपर क्या मतलब यस सर। जब आप लॉगिन वगैरह करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये तो अभी ये तो अब यहाँ जाओगे, अभी इसके अंदर जैसे ये वाला है, इसके अंदर जो है आप बिड नहीं दिखाई, क्या मतलब? मसलन सर ये जो रेट है ये फिक्स है, हम उस पे अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो हमें सिलेक्ट कर लेगा। नहीं, आपको इसमें देना पड़ेगा, और इसके अंदर आप इसको कम भी दे सकते हो कि यार मैं $100 में ये वाला काम करके देता हूँ। ठीक है सर। सही है, यस सर। बिड रेंज भी, अगर आप मेंबरशिप $15 महीना खर्च करोगे तो आपको बाकी लोगों की बिड भी बताएगा। सर क्या मतलब बाकी लोगों की बिड बताएगा? हाँ, बाकी लोगों ने जो बिड किए हुए हैं उनकी रेंज ही बता देगा भाई, बाकी लोगों ने इसके अंदर जो है वो ओके मिनिमम लोगों ने जो है वो $90 लिखे में है, और 90 से लेकर $110 तक जो है ना लोगों ने इसके अंदर बिड लगाई हुई है। तो आप जो है वो अपने हिसाब से उसके बीच में दे दें। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कहा है मिनिमम बिड जो है इसके ऊपर 90 की है, तो आप समझ गए, आप 89 कर दें, 85 कर दें, सही है। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो $15 पर मंथ खर्च करने पड़ेंगे। समझ गए सर? या नहीं समझे? खर्च क्यों करने पड़ेंगे? समझ गया। आपसे लेगा ना, इस काम के पैसे लेगा। अपवर्क वालों को भी तो कमाना है सर, बिड के भी पैसे हो गए ना सर अब तो। बिड लगाने के पैसे उस सेंस में नहीं है, बिड के पैसे इस सेंस में है कि जब भी आप की बिड जो है, आपको एक तो लिमिटेड बिड मिलेंगी फ्री के अंदर, मतलब आपको जो है वो जो बिड मिलेंगी वो 100 दो चार बिड होंगी जो आपको लगानी है। जब आपकी बिड सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर आपको नई बिड मिलेगी। अगर आपकी बिड मुसलसल अनसक्सेसफुल उतरी तो आप एक जगह पे जाकर रुक जाएंगे। सही है सर, तो फिर ये फॉरेन करेंसी का अकाउंट खोलना पड़ेगा ना इसके लिए? तो फिर कुछ भी नहीं खोलना पड़ता भाई, अब पाकिस्तान में सब कुछ हो गया। आपको अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे और वो अकाउंट के अंदर पैसे आपके पास आ जाएंगे। अब तो जैज़ कैश पे भी आ गया सर। नहीं सर, जो मेरा जैसे नॉर्मल बैंक का PLS सेविंग अकाउंट है, फर्ज करें ये उसका UBL का, लेकिन वो फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं है, ना ही वो इंटरनेट पर इनेबल है, तो उससे भी काम चल जाएगा अपवर्क पर?
ये आपको उस बैंक वाले से पता करना पड़ेगा कि आप उसको बोलेंगे यार मैं अगर कोई फॉरेन पेमेंट कनेक्ट करना चाहूँ तो कनेक्ट कर सकता हूँ। नॉर्मली तौर पर आजकल ये सारे बैंक दे रहे हैं, क्योंकि आप इसके अंदर पहले ही अकेले नहीं है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो मोर देन $1 बिलियन जो है वो कमा रही है, और पैसे इसी तरह बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। क्योंकि सर रिसीविंग तो हमें वसूल हो जाती है, मतलब ये है कि अगर कोई भेजना चाहे तो, लेकिन ये जो तो भेज देंगे ना, आप वहां पे जाकर IBAN नंबर जो होता है, IBAN नंबर वहां पे अगर अपने में कनेक्ट कर देंगे तो वहां से पैसे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, बस एक दफा फॉर सेफ्टी बैंक वालों को इंटिमिडेट करके पूछ लें, बैंक वालों से आप बात कर लें। इसके अलावा इंटरनेट पे सब चीजें मौजूद हैं, पेमेंट ये वो सब कुछ जो है वो आपके पास मौजूद है। तो आपको सिर्फ ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लें। मतलब मेरा ये ख्याल है कि आज अगर आप 6 घंटे ईमानदारी से लगाएं ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सर। नहीं उसके अलावा सर ये भी तो है कि जैज़ कैश ने भी अब लॉन्च किया इस पे फाइवर पे, मैंने देखा अब तो ऑप्शन आया हुआ है कि जैज़ पे भी आप। ये बिल्कुल सही बात है, आप फाइवर पर भी आपका अकाउंट खोलकर जैज़ कैश के अंदर शायद या इजी पैसा सब में कनेक्ट करा सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप थोड़ा सा लोगों से सर्च करेंगे, आपके पास यकीनी तौर पर बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए होंगे स्टूडेंट्स के, और इसके अलावा जो है वो क्या कह रहा था मैं, हाँ, फेसबुक के ग्रुप होंगे। आप उसके थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे ना, ये सब समझ में आ जाएगा। 3-4 दिन जो है ना लगते हैं और काम हो जाता है। और कोई जालिमाने से सवाल करो वरना फिर हम लर्निंग पे आ जाते हैं। आप लोग फाइवर पर और अपवर्क पर एक अकाउंट बनाकर काम तो शुरू करें ना, हफ्ते में 1-2 घंटे तो लगाएं। मेरा ये सबसे अच्छा आइडिया है कि आप लोग टीम बना लें 2-3 लोगों की ना, और फिर उस टीम के हिसाब से मिलजुल के काम कर लें। यस सर, ये आइडिया ताकि आपके पास जो क्लाइंट की विजिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाए ना। अब क्लाइंट ने कॉल की, आप पता लगा उस वक्त है ही नहीं। यस सर, ये होगा। सही है सर। एक बात पूछनी थी, वो फाइवर का जो पेज होता है सर वो रिफ्रेश कैसे होता है? यार ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं फाइवर पे डायरेक्टली काम नहीं करता। तो मैं ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं। रिफ्रेशर का एक वो होता है गूगल के अंदर ऐड ऑन, उससे होता है। जी दोबारा बताएं आप। गूगल के जो एक्सटेंशंस है उसमें एक ऐड ऑन होता है पेज रिफ्रेशर का, वो हर 10 सेकंड के बाद पेज रिफ्रेश होता है। ओके, थैंक यू बॉस। देखो ये वाली सारी जुगाड़े जो है ना सेट है। जब आप सवाल ढूंढ लेकर निकलोगे ना, सवाल जब इंसान के जहन में होता है ना तो उसको आखिरी में जवाब मिल ही जाता है ना। अब दुनिया के अंदर आप देखा होगा बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े सवाल किए, उनको सवाल के जवाब मिल गए ना, तो आपको भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस ये है कि सवाल लेकर मार्केट में निकलो तो सही कि यार ये काम कैसे होगा, कोई ना कोई कर ही देगा। सही है भाई? जी सर, हमें सुकरात की स्टोरी पढ़नी चाहिए इसके लिए, वो बहुत सवाल करता था, आज पूरी दुनिया जानती है उसको। सही है, लेकिन देखो यहाँ पर एक भी बात देखनी है, मैंने ये भी देखी है कि बाज़ औक़ात आपके सवालात जो हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उससे पैसे नहीं मिलते। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है यार दुनिया में, सही है ना। मतलब कोई भी काम जो है वो बगैर पैसों के नहीं हो सकता। अर्तुगरुल जो है ना, अर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं आप लोग आजकल? नहीं सर, नहीं देख रहा। यस सर। कौन है भाई? अर्तुगरुल गाजी के अंदर और हर जगह जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। तो वहाँ पर जो है वो लोग, उनके पास कबीले के अंदर 2000 लोग थे जो जंग लड़ने के लिए काम करते थे, लेकिन उनकी जो बेचारी खवातीन थी वो कालीन वगैरह बुना करती थी, और उनके लोग तो जो भेड़े वेड़े पालते रहते थे, उससे ऊन, पूरा सिस्टम था उनका। मतलब उनका एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम भी चलता रहता था, जिससे उनको खाना पीना और जंग लड़ने के लिए हालात जो हैं वो होते थे। और वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त एक बात जो है वो अभी मैंने पिछली एपिसोड में सुनी कि भाई वो लोग एक सराय में बैठे हुए थे। उस सराय के अंदर उन्होंने बोला कि भाई ये जो सराय है ये कौन बनाता है, और जो है ये क्यों बनाई जाती है ये सराय, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो वो जो शहजादी थी उन्होंने बताया कि ये जो है वो रियासत बनाती है सराय, जिसके अंदर जो है वो शुरू के 3 दिन जो है वो स्टे फ्री होता है, खाना पीना और रहना। मतलब आप किसी सराय में जाएंगे 3 दिन तक, ना तो आपसे पैसे ले जाएंगे और ना आपसे खाने पीने के पैसे ले जाएंगे, आप फ्री में वहाँ पे ठहरे। उसका फर्क क्या होता है कि ताकि लोग इधर से उधर जो ट्रेवल कर रहे हैं, ताजिर उस जमाने में तो सिर्फ ट्रेवलिंग ही मोड था ना कम्युनिकेशन का, तो आप जब ताजिर जो है इधर से उधर ट्रेवल करेंगे तो उनको आसानी हो। जब वो जितने आसानी से ट्रेवल करेंगे उनको उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो बजाय ये कि भाई आप जो है वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो आपके जो है वो $1000 जो इसी में खर्च हो गए, तो आप क्या कमाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जब तब चीज़ें जो है ना वो सब फ्री कर दी कि आपको मेन सिटी तक जाने के लिए कम से कम जो है वो खर्चा करना पड़े। तो बताने का मकसद ये है कि कोई ऐसा सवाल जो है उसके चक्कर में मत पड़ जाना, या किसी ऐसी तफरी के चक्कर में मत पड़ जाना
जिसके अंदर पैसे ना हो, इकोनॉमिक कंसिडरेशन पहले सबसे पहले पैसे कमा लो बिल गेट की तरह, उसके बाद मर्जी से वो पैसे कहीं भी खर्च करो और सर नई चीजें करो। मैंने मनी हाइस्ट के 2 सीजन देखे, हम प्रोफेसर बन जाए ना हमारे। भाई मैं आपका प्रोफेसर ही हूँ ना, लेकिन उस प्रोफेसर के साथ भी यही मसला था कि टीम के लोग अक्सर जो है वो बावले हो जाते थे और प्रोफेसर की बातें मानना छोड़ देते थे। तो मेरे लिहाज से आप लोगों ने भी मेरी बातें मानी ही नहीं है ना, तो मैं तो प्रोफेसर बन चुका हूँ आप लोगों का, और आपको आइडियाज भी देता हूँ और सजेशन भी देता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ, प्लान भी बताता हूँ, काम भी देता हूँ, लेकिन आप जो है वो बिल्कुल जो है ना वो मतलब क्या कहेंगे, प्रोफेसर जैसी टीम नहीं है ना। सर टोक्यो है आपके पास सर? ये जो टोक्यो है ये सिर्फ टोकता रहता है, काम हम कुछ भी नहीं करके दिया इसने अभी तक। चलो एडवांस यूज ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बात करेंगे हम। आज जो है वो हमें 3 चीजों के ऊपर बात कर दी है। मैं आपको बहुत ज्यादा इकट्ठा इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा होता कि यार आप जो है ना वो टॉपिक है बड़े मुश्किल, अगर मैं आपको एकदम पुटर 4-5 चैप्टर पढ़ा दूंगा ना तो आपको फायदा कुछ नहीं होगा। फायदा वैसे अभी भी नहीं हो रहा, लेकिन ये कि थोड़ा कम होता है तो मुझे तसल्ली होती है कि छोटा काम दिया आप लोग शायद कर लें। क्या ख्याल? बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएगा कोई क्या ड्रॉप आउट क्या होता है? इजाज के अलावा, इजाज नाम भूल गया तुम्हारा यार। अच्छा, मैंने आप लोगों को चैट के ऊपर ना एक चीज शेयर की थी, एक जो है वो वीडियो आप लोगों से फेसबुक के ऊपर, सही है, जिसके अंदर जो है वो आपको एक वीडियो शेयर की हुई है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेफ एग्जाम ब्राउज़र, वॉच दिस वीडियो, कॉमन एरर। मसला ये है कि आप लोग अक्सर जो है वो परेशान हो जाते हैं, तो ये आप एक मरतबा वीडियो देखकर मेरी जान छोड़ दें, सही है कि ये सारी कहानियां इसमें लिखी हुई हैं और ये वीडियो देख लें तो इंशाल्लाह आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका लिंक मैंने चैट के ऊपर शेयर कर दिया है, सही है जी। अच्छा, आप में से कुछ लोग जो है वो चैट विंडो देखते रहे, मैं चैट विंडो नहीं देख रहा होता, और उसमें कोई सवाल हो और आप लोग बोल सके तो यार प्लीज वो मुझे बोल दीजिएगा, सही है भाई। और मुझे आप जल्दी जल्दी जो है वो ड्रॉप आउट के बारे में बताना शुरू कर दो। मैं नाम लेके नहीं पूछूंगा इसलिए आप अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं अगर मुझे कोई जवाब नहीं देगा, 10 लोगों ने अलग अलग लोगों ने ड्रॉप आउट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिर मैं सवाल करूंगा, नाम ले लेगा। बताओ ये रेगुलराइज कर देना था। हेलो सर। हेलो। ये तूफानी अंदाज में किसकी एंट्री हुई है भाई? पता नहीं सर, एयर कूलर चला रखा है, पता नहीं किसी ने। अच्छा भाई, अपना माइक जरा कम ज्यादा करें मैनुअल करके ऑटो की जगह, तो हो सकता है आप ज्यादा बेहतर सवाल का जवाब दे सके। आप लोग यार चैट विंडो देखते रहे, चैट विंडो पे आए ना, कुछ बताना यार मुझे। ये कोई इशारा है? ये ओवरफिटिंग की जो प्रॉब्लम आ रही होती है ना रिकरेंट ट्रेल्स में, उसको मिटिगेट करता है। अच्छा, उसको मिटिगेट करने का मेथड है। ये तो पूछ रहे हैं, ये तो मुझे समझ में आ गई, आपकी बात में वजन है, लेकिन ये बताइए कैसे करता है ये? रेगुलराइज करता सर मॉडल। मोहम्मद अरसलान ने रेज हैंड तो किया है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कि भाई मोहम्मद अरसलान, सवाल कर लो यार। अगर इनका सवाल चैट विंडो पर आ गया है तो वो प्लीज बता दें मुझे आप लोग। हेलो, नहीं आया सर। नहीं आया अरसलान? हेलो, हाँ भाई, और कोई बता दे यार। सर ड्रॉप आउट बेसिकली ओरिजिनल और जो आपका प्रेडिक्टेड है उसके दरमियान के डिफरेंस को आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है। वो कैसे? मैंने वैसे फेसबुक पे कल आप लोगों के लिए एक जो है ना लिंक भी शेयर किया है टेंसरफ्लो का, वो भी आप लोग चाहें तो चुपके से खोल के देख लें। सर प्लस में या माइनस में करके जो है ना वो उसके करीब की वैल्यू हर बार निकालता जाता है। वो जानबूझ के इंफॉर्मेशन को ड्रॉप आउट करता रहता है। सर वो ग्रेडियंट बूस्टिंग नहीं होता सर बेसिकली जो आप ले रहा होता है सर। हाँ भाई, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बाकी लोगों से ओपिनियन जानना चाह रहा था। सर मॉडल की जो लर्निंग है ना सर, ड्रॉप आउट जो लेयर है वो उसको कम करती है ताकि मॉडल में ओवरफिटिंग ना हो।
मेरे बच्चे कैसे काम करती है, डिलीट कर देती है, ज्यादा क्या डेटा याद करती ना है? करें। कैसे काम कर रही है वो देख लो ना, वो लिंक देख लो। सर ये रैंडम वैल्यूज को 0 कर देती थी। हाँ, मतलब ये वैल्यूज को रैंडमली 0 कर देती है, यानी कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क से जो आपका इनपुट या वेट निकल रहे होते हैं, इनको ये क्या करती है, 0 करना शुरू कर देती है। और फिर इस तरह वो ओरिजिनल के आहिस्ता करीब करीब पहुंच जाती है। सही है। तो उससे क्या होता है कि आपका जैसे अगर आपने ड्रॉप आउट 0.5 कर दिया तो 50% जो वैल्यूज हैं वो 0 हो जाएंगी। अब 0 होने से क्या फायदा होगा, 0 होने से क्या होता है कि आपकी आधी वैल्यू गायब हो जाएंगी। अब आपका जो डिसीजन होगा वो आधी वैल्यू के ऊपर होगा। सही है। तो ये सब चीजें जो है हम अभी पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही काफी था। हमारे पास 3 अप्रोचेज हैं जो हम एडवांस के ऊपर काम करेंगे। एक है रिकरेंट ड्रॉप आउट, ये नॉर्मल ड्रॉप आउट नहीं है। जो मैंने आपसे पोस्ट शेयर की है वो टेंसरफ्लो की है। भाई ये कौन है हॉक्स बे पर यार? ये ईशा सी साइड पे कौन घूम रहा है भाई? अच्छा, तो एक तो ड्रॉप आउट हो गई, एक स्टॉकिंग न्यूरल नेटवर्क लेयर हो गई और एक बाई डायरेक्शनल रिकरेंट लेयर्स हो गई। ये 3 चीजें जो हैं वो हमें आज देखनी है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आज जो है वो हम एक नए सिनेरियो पे काम कर रहे हैं। ये है टेम्परेचर फोरकास्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अंदर से ये 2 पैराग्राफ है, ये आप लोग पढ़े और मुझे इसका जो है ना वो बारे में कुछ बताएं कि इसका मकसद मतलब क्या है। कोई इसमें कोई सवाल करना चाहे तो फटाफट कर सकता है। ठीक है, हाँ भाई, सबने पढ़ लिया? सर ये एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई है ना, ये हमें सॉल्व करना है। ये इसके ऊपर हम काम करेंगे ना, तो ये सिनेरियो बताया हुआ है। सर बेसिकली ये तो ये कह रहा है कि टाइम सीरीज का डाटा है, आप अच्छा। ये डाटा लेंगे, इनपुट करेंगे, तो फिर आप इस पर फोरकास्टिंग कर लें, जैसे कि इन्होंने किया। बेसिक जिस्ट तो ये है इसकी। और इसमें ये भी चीज़ बताई गई है कि यार सीक्वेंस डेटा ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट वाला ही हो, न्यूमेरिकल डेटा भी सीक्वेंस में हो सकता है। तो हम न्यूमेरिकल डेटा जो है वो उसको भी जो है वो सीक्वेंस में अगर हो तो हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये देखो, इसने ये कोड बताए हैं कहाँ से आप ये डेटा जो है ये आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ से नहीं होगा तो कहीं और से डाउनलोड कर रहे हैं। ये जेना क्लाइमेट का डेटा है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये कहीं ना कहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला काम कर लेना है आपको। अब यहाँ तक अगर ये कोड पढ़ लो, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो कि सर ये कोड के अंदर फला चीज़ क्यों लिखी हुई है और क्या लिखी हुई है। सर ये तो सिंपली एक फाइल को रीड कर रहा है। हाँ, कोई सवाल हो तो बता दो। सर बता दें वो कह रहा है डेटा डॉट स्प्लिट क्यों यूज हुआ है? यार ये असल में प्रॉब्लम तो Q1 का है, तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बताकर खुश कर दे मुझे कि यहाँ पर ये जो इस कमांड के अंदर क्या हो रहा है। सवाल अच्छा किया है, सवाल पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मैं बाकी लोगों से पता करना चाह रहा हूँ कि सबको पता है बाकी लोगों को जिन्होंने सवाल नहीं किया है। सर ये जो स्प्लिट है ना, इसका मतलब है तोड़ना। तो ये कह रहा है कोमा जहाँ आए वहाँ इसको रोक दे, तोड़ दे, 0 से शुरू करे, तोड़ दे और उसके बाद अगली लाइन में उसको स्टार्ट करे। हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है। मैं इस लाइन क्या करूँ जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइटेशन नजर आ रही है आपको? ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई है?
जी सर। ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई है? फाइल ओपन कर। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये एफ की टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी, एरे होगी, क्या होगी? डेटा फ्रेम। बेटे डेटा फ्रेम क्या हो सकता है? पैंडा तो यूज ही नहीं किया, डेटा फ्रेम कैसे पकड़ लेगा वो? लिस्ट हो। सर स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं होगी, ये फाइल हैंडलर होगा, जो हमने एक दफा डिस्कस भी किया था। ये फाइल हैंडलर है, इसके अंदर फाइल का डिस्क्रिप्टर जो है वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। अब मुझे बताओ ये वाला डेटा है, ये क्या है? डेटा क्या है? ये डेटा क्या है? एरे है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, क्या है ये? CSV फॉर्मेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं। ये डेटा की डेटा टाइप क्या होगी? डिक्शनरी। सर ये स्ट्रिंग टाइप होगी, स्ट्रिंग होगी सर, डिक्शनरी नॉट नेसेसरी। चैट पे कोई कह तो नहीं रहा, चैट पे तो कोई कुछ नहीं कह रहा। एरे। नो सर। हाँ भाई, जिन लोगों ने डिक्शनरी कहा है और एरे कहा है वो तो गलत है। और कोई है इसके अलावा? स्ट्रिंग है सर, स्ट्रिंग है। सर एक बंदा चैट पे कह रहा है लिस्ट है, लिस्ट। लिस्ट तो नहीं है। और सर स्ट्रिंग? सर आप बता दें फिर। स्ट्रिंग है ये पूरी की पूरी फाइल को हमने उठाकर एक स्ट्रिंग में डाल दिया है पाइथन के अंदर। अरे ये टाइम सीरीज डाटा है तो ये डिक्शनरी में ही जाएगा ना भाई। डेटा जो है ना फाइल में मौजूद है, डेटा एक फाइल में मौजूद है, फाइल में से डेटा उठा के हमने डाल दिया स्ट्रिंग के अंदर। इस कोड के हिसाब से तो यही है, सही है? ये जो कोड है वो ये बता रहा है कि ये डेटा है, ये इसने आपने क्या किया, पूरी पूरी की फाइल का डेटा एज इज उठाकर आपने फाइल एक स्ट्रिंग में डाल दिया, एक बहुत बड़े स्ट्रिंग में डाल दिया। सही है? ठीक ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है सर? वो जो स्ट्रिंग है उसको लाइन बाय लाइन कर रहा है, वो लाइन बाय लाइन चेंज कर रहा है। अब ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये बात समझनी है कि आपकी जो फाइल होती है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग की तरह होती है। उसके अंदर हर लाइन जो है दूसरी लाइन से अलग होने के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं \n। इसको लाइन टर्मिनेटर भी कहते हैं। ये बात याद रख लो। ये अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये इस तरह की चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो आपको जो है वो यहाँ पर देख लो, आपने लाइन बाय लाइन। अब ये जो मुझे बताओ कि ये लाइंस जो है ये क्या है? ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट है। हाँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट का ये स्ट्रिंग्स हैं, इसको तोड़ते चलेगा ना, हर स्ट्रिंग को तोड़ते क्या है? स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, लिस्ट है, टपल है और स्ट्रिंग है। सर ये लिस्ट बनेगी। जिन लोगों ने स्ट्रिंग कहा है वो गलत है, डिक्शनरी कहने वाले भी गलत है। सर ये लिस्ट बनेगी। ये लिस्ट बनेगी ना। आप जब भी किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे तो आपके पास आउटपुट जो है वो एरे की फॉर्म में आएगा, लिस्ट की फॉर्म में आएगा। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ये जो आपकी फाइल थी उसके अंदर जो थे वो 1000 रिकॉर्ड थे, तो आपने 1000 रिकॉर्ड लाइन वाइज तोड़ लिए। तो आप इस लाइंस के एरे के अंदर आपके पास 1000 एलिमेंट हो गए। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले, क्योंकि ये आपकी वो काम है जो आपको डेली करना है। मतलब ये मैं जैसे एक ड्राइवर है ना, ड्राइवर से आप पूछते हैं भाई ये काम कैसे होगा, ये बिल्कुल वही वाला काम है। अब मैं आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं? जरा हाथ उठाएं। बाइक की या बाइक की हो या कार की हो, किसी की भी। सर सभी करते हैं सर। सभी करते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है बेसिक कि अगर आप एक सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, जिसके एक तरफ जो है वो पहाड़ है और दूसरी तरफ जो है वो खाई है, और सामने से अचानक कोई इंसान आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? उड़ा देंगे सर। सर ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ब्रेक लगाएंगे सर। ये एक सवाल है बड़ा लतीफे के तौर पर कि भाई किसी से पूछा गया, ये असल में खवातीन के बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मर्द हजरात भी ऐसी बेवकूफ़ी कर सकते हैं कि भाई खातून से पूछा कि भाई ये मुझे बताएं कि अगर आपकी तरफ एक तरफ जो है वो खंबा हो और दूसरी तरफ दरख्त हो और आप गाड़ी चला रही हो इतनी स्पीड में और अचानक आपके पास जो है सामने कोई बंदा आ जाए, तो आप क्या करेंगी? ठीक है, उसने इसको और थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया था कि आप क्या मारेंगी।
तो उन्होंने कहा डेफिनेटली मैं जो हूँ ना वो दरख्तों को मार दूंगी, बंदे और खंबे को बचा लूंगी। उसने कहा नहीं, आप ब्रेक मारेंगी। तो ये है कि ये इतनी बेसिक चीज है, ये अगर आपको नहीं आई तो आप कभी भी जो है वो डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये क्या हो गया, ये एरे हो गया। अच्छा, ये एरे है। हाँ, आपने यहाँ पर ब्रेक मारा और यहाँ पर एरे आ गया आपके पास। अब मुझे बताओ कि फिर ये क्या है। अगर ये 1000 लाइनों का एरे है तो ये क्या है? सर ये हेडर बना देगा जो जीरो इंडेक्स में चीजें है ना एरे, उसको। ये बताओ लिस्ट है, डिक्शनरी है, क्या है? सर ये भी लिस्ट है। हाँ भाई, ये स्ट्रिंग है। तो ये भी लिस्ट है। ये भी लिस्ट है। इस लिस्ट में और लाइन वाली लिस्ट में क्या फर्क है? सर लाइन वाली लिस्ट में वो स्प्रेड कर रहा है, अलग लाइन में ला रहा है डेटा को, और इसमें कोमा पे स्प्रेड कर रहा है उसको। कोमा पे, इसका मतलब है। और यहाँ पे जीरो का मतलब क्या? अंदर जीरो से शुरू हो रहा है सर, पहला जो है सर पहले ही रो ले लेंगे बस। अगर जीरो से शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा? जहाँ कोमा आएगा वो तोड़ देगा सर। जीरो पे रहेगा सर, जीरो पे ही रहेगा सर, जीरो पे रहेगा। ये लाइंस में से पहली वाली लाइन जो जीरो वाली लाइन है वो वाली लाइन उठाएगा और उसको कॉमा वाइज स्प्लिट कर देगा जी, और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जीरो के साथ कॉलन नहीं लगा हुआ, तो सिर्फ जीरो के ऊपर काम करेगा। सही है। अच्छा, अगर चलो ये तो हो गया, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। सर सारी लाइंस एक उसके अंदर आ गई, जितनी भी उसके जीरो के नीचे वाली लाइंस हैं सब एक साथ ज्वाइन होके सारी लाइंस एक एरे के वन कॉलम से क्या हो रहा है ये बताओ? वन से शुरू हो रहा है, जीरो को इग्नोर करके वन से शुरू होके एंड हो रहा है जहाँ पे पूरी फाइल एंड होगी। हाँ भाई, कोई और बताए? ऐसे ही सर, जीरो को एक्सक्लूड कर रहा है, बाकी सारी को लाइंस में डाल रहा है। लिस्ट अपने अंदर से जीरो एलिमेंट को, इंडेक्स को रिमूव करके बाकी सारे बाकी सबको बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे यार, क्या करूं मैं? देखो टेक्स्ट पे किसी ने जवाब दिया क्या चैट वेट पर? सर उन सबसे बोलेंगे आगे बढ़ जाए। सर उन सबसे आप ये कहें कि आपने मेरी वीडियो देखें एजाज की, पाइथन की, ये सब आ जाएगा सर। मुझे भी पक्का इसलिए हुआ है, मैंने वीडियोस बनाई है ना सर, इसलिए। सर आप आगे बढ़ जाएं, थोड़ी सी आगे कंफ्यूजन है। तो ठीक है, तो ये वाले ये हो रहा है कि क्या कर रहा है, ये पहली वाली जीरो लाइन को छोड़ के वन से उठा रहा है और दोबारा उसी एरे में स्टोर कर दे रहा है। इससे क्या होगा, पहली वाली लाइन गायब हो जाएगी, क्योंकि वो हमने यहाँ पर प्रोसेस कर ली है। अब हमारे पास शुरू की लाइन गायब हो चुकी है, लाइन जीरो गायब हो चुकी है इसमें से, डेटा में से। अब हमारे पास डेटा जो है वन से ऑनवर्ड मौजूद है। सही है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास, अगर हम इसकी प्रिंट करें इसकी लेंथ को लाइंस की, तो हमारे पास 4,20,551 डेटा जो है वो हमारे पास मौजूद है। और ये हमारी लाइन जीरो के कॉलम है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई बकवास सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देख लो ये वाली चीज समझ में आता है, देख लो इसमें कोई चीज सर इसमें फॉर लूप समझ नहीं आ रहा। फॉर लूप के अंदर ये जो फॉर लूप समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, ये जो वैल्यूज के अंदर जो आई यूज हुआ है ना, लाइन डॉट स्प्लिट के बाद वन से शुरू करके कहाँ खत्म कर रहा है? ये वैल्यूज को जो है ना, ये आई की जो दूसरी लाइन में जितनी भी डेटा है वहां तक उसका नंबर उठाएगा। सॉरी समझ नहीं आया, आवाज गूंज रही। ये जो लाइंस में जितने भी वो एंट्रीज होंगी ना, जो भी जितना डेटा होगा उसको वो ले लेगा आखिर नंबर के तौर पर। नहीं, ये जो लिस्ट खुली हुई है वन से शुरू होके एंड हो रही है, ये फ्लोट एक्स फॉर एक्स इन लाइन, एक्स उठ गया फॉर एक्स से। लेकिन ये जो इसके बाद सिंटेक्स है, सिंटेक्स समझ नहीं आ रहा। यानी कि ये जो है ना, ये वन यानी कि एरे का फर्स्ट पार्ट से शुरू किया है, ये कहाँ से शुरू किया है? बस इन लाइन इनमेरेट लाइंस आई को लेके इन्यूमरेट ने तो उठा सब खोल दिया, ठीक है। उसने एरे एक इंडेक्स वाइज नंबर लिस्ट बना दी।
मैं सुन रहा हूँ सारी बातें। लाइंस की लिमिट तक ये ही वाले चलेगा। फंक्शन से मसला आ रहा है, ये वाले फंक्शन से नहीं मसला आ नहीं रहा है। सर, नीचे वाला लाइन डॉट स्प्लिट के बाद जो ये लिखा हुआ है ना सर, एरे, ये जो इसने लिस्ट की डिक्लेरेशन शुरू की है 1 से 1 कॉलन करके, ये वाला जी जी, ये यानी कि पहली रो के बाद से ये डेटा उठा के लेकर लेके जाएगा। कहाँ से? लाइन से। लाइन क्या है? लाइंस के अंदर। अब यहाँ पर देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, लाइंस जो है वो एक एरे है, उसमें से एक रो उड़कर आएगी और इसमें आ जाएगी, आ गई, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्प्लिट करेंगे तो वो तो एक ही आएगी ना, हम स्प्लिट एक ही रो को आपने कॉमा से स्प्लिट किया है। आप ये भी देखें ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है ना, ये आप भूल रहे हैं। आपने एक लाइन उठाया, उसमें से कॉमा सेपरेट कर दिया, ठीक है सर। और इसके बाद उसमें जो से 1 है, हाँ, उसके बाद से 1 का मतलब है कि ये जो आपका एरे बन गया, मिसाल के तौर पर आपके पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है ना, 14 कॉलम है, तो ये 14 एलिमेंट हो जाएंगे। 14 एलिमेंट में से 0 वाला छोड़ देंगे, आप 1 से उठा लेंगे, आप 1 से आखिर तक उठा लिए। आखिर तक। इसका मतलब आप 0 वाला क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि उसमें वो होगा, इंडेक्स क्योंकि होगा, आई होगा। वो लेबल है मेरे ख्याल से, ये डेट टाइम है ना। हाँ, डेट टाइम है, पहला वाला डेट टाइम है। यस सर, वो लेबल भी होते हैं 0 वाले पे। हाँ, वो 0 वाले जो है वो लेबल है, तो लेबल हमने हटा दिए, वो हमने इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है। और वेरिएबल में सेव कराया। हाँ, अब उसके बाद जो है हमने उसको, अब मसला ये है कि टेंसर फ्लो के अंदर numpy का एरे चाहिए होता है ना, तो हमने इस पूरे के पूरे डेटा को ग्रेजुअली उठाने के बाद numpy के एरे में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इसमें आपने किस तरीके से लिस्ट से आप numpy के एरे के अंदर डेटा को लेकर जा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो फ्लोट डेटा है, फ्लोट डेटा ऊपर एक numpy एरे बनी 0 वाली, उसी के अंदर हमने हर लाइन के मुताबिक उसके अंदर एडिट करता चलेगा। हाँ बिल्कुल, हम यानी कि लाइन 0 के ऊपर हम पहला वाला डेटा डाल देंगे, लाइन 1 के ऊपर दूसरा, लाइन 3 के ऊपर तीसरा। लेकिन बाय एक्सेस numpy के एरे के अंदर एक मसला ये होता है कि numpy के एरे के अंदर आप डेटा अपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पूरे एरे बनाना पड़ेगा, फिर उस पे डेटा स्टोर करना बाय एक्सेस पे चला गया। जो ये एक्स एक्सिस का डेटा था, जो वैल्यूज के अंदर ये डेटा रो वाइज बना हुआ था, वो कॉलम वाइज बन गया फ्लोट डेटा के अंदर। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर, क्योंकि अगर ये आई बाद में होता और कॉलम पहले होता। बताओ भाई, कोई बताओ, अगर आई बाद में होगा और कॉलम पहले होगा तो क्या होगा? आई जो है वो 0 है, 0 से शुरू होगा, कोलन आखिर तक जाएगा, ठीक है। तो सर अगर इसको ऐसा कर दें सर, तो फिर वो कुछ उठाएगा ही नहीं, वो तो फिर एम्प्टी था कि ये देखो, ये भाई ये कह रहे हैं कि ये आई का मतलब, आई और कॉलन, इसमें आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है 0 से शुरू हो रहा है, वो रो ना बेटा, आई का मतलब 0 से शुरू नहीं हो रहा, आई का मतलब 0 ही है। मतलब एक मिसाल के तौर पर जब पहली मर्तबा ये चलेगा 4 का लूप, तो इसमें आई की वैल्यू 0 होगी जी, ठीक है। और कॉलन का मतलब क्या है? सारे वो आ गए जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक। इस ये जो एरे है, इसके अंदर ये जो एरे हमारा बना हुआ है, जिसके अंदर जो है इसकी जो लेंथ जो बन रही है वो बन रही है, इस एरे की जो डायमेंशन है वो है 42551 पहली डायमेंशन, और दूसरी डायमेंशन के अंदर है हेडर -1, यानी कि हेडर अगर 15 है तो ये 14 का 14 आपके पास बनेगा, 14 हो गई। तो ये 42551 और 14 ये इसकी है। सर, तो ये सर, एक चीज, एक 0 वाला एरे उठाएगा ये, उसके अंदर कितनी जगह बनी हुई होंगी? उसके अंदर बनी हुई होंगी 14 जगह बनी हुई होंगी। 14 के ऊपर ये जो फिल कर देगा यहाँ से डेटा लाकर। सर ये मैं ये पूछना चाहता था, ये रो एक यानी कि जो है ये पहला लेंथ ऑफ लाइंस जो NP0 में डिक्लेयर हुआ है, ये इसके नंबर ऑफ रोज हो गए, फिर उसके बाद कॉलम्स हो गए, यानी कि 14 कॉलम, 4,20,000 रोज और 14 कॉलम, यही हिसाब बन रहा है ना? सही है, बिल्कुल सही है। और नीचे वही एडिट हो रहे हैं। हाँ, अब वही जो है, अब आपने क्या किया कि इसमें से एक कॉलम, मतलब जो लाइन वाला एरे है उसमें से हमने एक लाइन उठाई, उसके अंदर हमने उसको कॉमा सेपरेट दिया, तो कॉमा के ऊपर उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद हमारे पास जो एरे था उस एरे को लाकर मैंने सबसे पहले 0 की पोजीशन के ऊपर लाकर फिल कर दिया। जब दोबारा लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अब 1 की पोजीशन पे लाकर स्टोर कर दूंगा, 2 को 3 को, इस तरह जितनी भी लाइनें होंगी उतनी पोजीशन के ऊपर डेटा स्टोर हो जाएगा। ये कहानी हमें इसलिए करनी पड़ रही है कि numpy के अंदर हम डेटा अपेंड नहीं कर सकते, हमें डेटा इनिशियलाइज पहले करना जरूरी है। एक मरतबा एरे क्रिएट हो जाएगा, उसको हम फिर अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर डेटा नया नहीं डाल सकते, तो इसलिए अपेंड का ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये वाली लॉजिक ही चलानी पड़ेगी। जब भी कभी आप लिस्ट में से डेटा उठाकर numpy में लाएंगे, numpy में पहले लिस्ट का आप लेंथ पता करेंगे, और लेंथ के बाद जितनी लिस्ट की लेंथ होगी उतना आप एरे बनाएंगे, और उसके बाद उस एरे को
इनिशियलाइज कराएंगे जैसे NP0 से हो रहा है, और उसके बाद जो है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। डेटा उठा के उस पोजीशन के ऊपर डालना शुरू कर देंगे। सर इसके अंदर हम ये -1 हेडर के एक -1 कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? -1 इसलिए कर रहे हैं कि हमें 15 लेंथ नहीं चाहिए, 14 चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर देखो ना, हम जो है हम एक जो पहला वाला लेबल है वो हटा रहे हैं। पहला वाला जो कॉलम है, पहला वाली जो एलिमेंट है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि मैं डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉलम ये वाला यूज करूंगा, ये वाला कॉलम यूज नहीं करूंगा एज पर कोड। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक एलिमेंट भी कम कर दिया। सही है ना? ओके सर। पहला वाला लेबल में उठा ही नहीं रहा। और कोई सवाल इस बारे में? जिन लोगों ने सवाल किए हैं वो बाकी लोगों को जिनको समझ में आ रहा था उनको बकवास लग रहे थे, लेकिन मेरे लिए फिर भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो है वो सवाल करते रहें ताकि मैं आगे जाता रहूं। ठीक है सर, मुझे ये बता दें कि पांडास ज्यादा अच्छा है, तो नंपाई और पांडास का क्या फर्क है? हम डायरेक्ट पांडास इस्तेमाल नहीं कर सकते इन सब काम? डायरेक्ट पांडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसने पांडा इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर इसने डायरेक्ट जो है वो 4 लाइनों के अंदर डेटा उठाया और नंपाई में लाके डाल दिया। अब आपके ऊपर आप पेंडास में डाल दें, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, इजाज कोई भी बंदा है ना, मैं उसका सवाल जो है उसका जवाब कुछ भी दूं, लेकिन मैं उसको अभी से ये बताना चाह रहा हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यार सवाल कैसा भी हो उससे मुझे बड़ी अच्छी हिंट मिल रही होती है। तो मैं यहाँ पर एक आपको पॉइंट बताना चाह रहा था कि आप पेंडास को एज अ सोर्स ऑफ टेंसर फ्लो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको अगर पेंडास से डेटा लेके जाना है तो उसको भी नमपाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इजाज की बात सही है, यहाँ से डेटा आप उठाएंगे, पेंडास में अपलोड कर लें। पेंडास में अपलोड करने के बाद पेंडास के अंदर एक फंक्शन होता है, उसका नाम है टू नमपाई। टू नमपाई से आपको डेटा उठाना होगा और वो डेटा उठा के फिर आपको डालना होगा टेंसर फ्लो में। टेंसर फ्लो एज अ सोर्स सिर्फ नमपाई ले रहा होता है, पेंडास नहीं ले रहा होता, यानी एनडी एरे ही चाहिए होता है उसको। जबकि टेक्निकली तौर पर पेंडास जो है वो एक कंप्लीट एनडी एरे नहीं है, वो एक एनडी एरे और डिक्शनरी का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए पेंडास को वो कंज्यूम नहीं कर सकता। आपको पेंडास में डेटा उठा लें, बिल्कुल सही है, लेकिन उसको भी आपको नमपाई में कन्वर्ट करना होगा। तो फ्रेंकवाइज शोले भाई ने बोला नारद भेजो यार, पेंडास को डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर दिया। कैसा? सही है भाई, चले आगे चले। यस सर। अब ये वाले कोड पढ़ लो, देखो इस वाले कोड से क्या हो रहा है। प्लॉटिंग हो रही है। सर ये जिसको भी कोई मसला आ रहा है वो पढ़ता रहे और सवाल पूछता रहे। ग्रेटर देन लेस देन 1 क्या है? ये एक लेबल है। किसका? ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ पे शायद कहीं नजर आ रहा होगा, अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। सर इंपोर्ट करवाने के 2 तरीके होते हैं कि अगर पाइथन का कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करवाते हैं ना, जिस तरह मैटप्लॉट लाइव इंपोर्ट, हम इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी भी लिख सकते हैं और फ्रॉम करके भी लिख सकते हैं। फ्रॉम से हमें ये फायदा हो जाता है कि फंक्शन मतलब लाइब्रेरी मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना पड़ता। तो सर इन दोनों में कोई फर्क भी है या दोनों ही तरीके सही हैं इंपोर्ट करवाने के? बड़ा अच्छा सवाल है इजाज का। कोई जवाब देना चाहेगा कि भाई फ्रॉम मैटप्लॉट इंपोर्ट पाइप्लॉट में और इंपोर्ट पाइप्लॉट डॉट मैटप्लॉट.pyplot SPLT में क्या फर्क है? सर उसमें स्पेसिफिक फंक्शन उठा लेंगे प्लॉट का, सिर्फ फ्रॉम। एडवांटेज क्या है? फ्रॉम में से सिर्फ प्लॉट का हमने मेथड उठा लिया, पूरी लाइब्रेरी नहीं उठा रहे। हाँ सही है, इसके अंदर आपको पूरी लाइब्रेरी लोड नहीं करनी लिखते हैं इंपोर्ट पाइप्लॉट फ्रॉम मेटाप्लॉट। ये गलत है? ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा था, आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी भी उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवांटेज ये है कि ये मैटप्लॉटलिब एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, उसके अंदर से आपने पाइप्लॉट उठाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटप्लॉटलिब की पूरी लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम के अंदर लोड नहीं होगी, बल्कि सिर्फ ये वाला हिस्सा लोड होगा। तो ये एक एडवांटेज है। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे फंक्शन है, तो उसमें सिर्फ एक वाला फंक्शन उठाना है तो उठा लें। इससे क्या होगा कि वो कोड्स फिल्टर हो जाएगा और आपकी जो मेमोरी के फुटप्रिंट है वो बेहतर हो जाएंगे। ये एक लॉजिक है जिसकी वजह से ये काम कर रहा है। ये जो 1 है ना, ये समझ नहीं आ रहा, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना ब्रैकेट्स के अंदर 1, ये वाला, ये वाला, हाँ कौन सा वाला? जी सर यही वाला 1 ना? नहीं लेबल ये जो, हाँ ये लेबल है। ये बता रहा है कि आपकी पहली डायमेंशन को ये वाला लेबल दिया उसने। ये लेबल असल में आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए आपको ये लग रहा है। समझा नहीं सर ये बात।
इसके नीचे एक लेबल भी आएगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये लेबल है, मतलब हाँ कैप्शन दे दो, टाइटल दे दो, जो भी है वो है। तो ये मैटप्लॉटलिब का मेथड है। हाँ वैसे यार ये बड़ा अच्छा इसने बताया। ये मैं वाकई ये भी मैं भी जो है वो मैंने अभी इसको चेक किया, बार बार इसको हाईलाइट कर रहा था। मैं इसको मैटप्लॉटलिब का ही मेथड था, लेकिन ये मैटप्लॉटलिब नहीं है। सही कह रहा है बिल्कुल। ये यहाँ पर ये ग्रेटर देन -1 जो है ये स्पेशली तौर पर यूज हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वाकई ये कुछ डिफरेंट चीज़ है। ये इजाज बताओ भाई क्या चीज़ है ये? सर ये बता रहा है कि 100% को ना ये 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लेस देन मतलब 1 से लेके 100 के बीच की वैल्यूज होंगी इसमें टेम्परेचर की। ये जो आ रहा है जैसे इन डिग्री सेल्सियस। हाँ सर पता नहीं क्या है ये, पता नहीं मुझे क्या लग रहा पता है सर, कि कमेंट हो। सर इन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट दे रहा है ना सर। ये साइड में देखें सर, ये टेम्परेचर ओवर द फिल रेंज ऑफ। चलो ये कोड चला के देखना, ये मैं भी अब कंफ्यूज हो गया हूँ। तो ये कोड चला के देखना, और इसके अंदर कोई मसला है तो फिर मुझसे डिस्कस कर लेना फेसबुक पे या व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। यस सर। सर असल में टेम्परेचर का वो यूनिट दिया हुआ है इसने, और ज्यादा कुछ नहीं। कोड चलाया, कोड में इसका कोई इशू नहीं है, ये सिंपल हो जाता है। लेकिन इसका आउटपुट क्या आ रहा है सर? सेम जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। कहाँ पर? ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। सर ये जो सामने फ्रंट पे है, ये जो इसका मैप बना हुआ है 5,100। ये सर ये जो वेव्स जो है सर, ये सर ये वेव शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये रेंज बता रहा है असल में हमें ना। तो ये थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी बाय प्लॉट, तो ये हमें समझ में आ जाएगी कि ये क्या किस तरह कर रहा है, ठीक है। मैंने अभी इसको चला के नहीं देखा कोड को भी, तो इसको देख लेंगे, फिर मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा कि यार ये इसने ये जुगाड़ ये लगाई है, क्यों लगाई है। अच्छा, अब दूसरा वाला प्लॉट है, यहाँ पर देख लो, ये वाली चीज़ समझ लो, ये वाली चीज़ में कोई सवाल है तो पूछ लो। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। जी सर आ रही है सर। क्या आ रहा है उसमें? ये 2 लाइंस आपने हाईलाइट की हुई, यही पढ़ रहा है सर। बताओ जरा। लाइन आ रही। है 10 दिन का डेटा है। हाँ भाई, हर 10 मिनट। क्या कह रहे हो? अरे 10 दिन का डेटा सर कह रहे हैं कि 10 दिन का डेटा हमने कलेक्ट किया है, हर रिकॉर्ड किया गया हर 10 मिनट बाद, और 144 डेटा पॉइंट्स पर डे दे रहा है। उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं लिखा इसमें। सही, मतलब ये कह रहा है कि हमने 10 दिन का डेटा लेके, इस पे 144 क्या है सर? 144 इसके पॉइंट दे रहा है कि हमने 24 घंटों सेंसर ने कितनी बार डिटेक्शन की? 144 बार डिटेक्शन की सेंसर ने। दे रहा है सर ये। सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब ये जो ग्राफ है अब काफ़ी बेहतर कंडीशन में आ गया ना, टेम्परेचर ओवर 5 डेज ऑफ द डेटा सेट, ठीक है। तो ऑन दिस प्लॉट यू कैन सी डेली पीरियोडिसिटी, ठीक है। इसको जरा सर्च कर लेते हैं क्या होता है पीरियोडिसिटी। सर साइक्लिक सर्कल को सर पीरियोडिसिटी एक टेबुलर, ठीक है, सही है। बताओ सुन रहा हूँ। जस्ट लाइक अ टेबुलर फॉर्म सर। किसी फंक्शन की साइक्लिक प्रॉपर्टी हो, जैसे साइन का फंक्शन है, कोसाइन का फंक्शन है, वो साइक्लिक है, तो वो पीरियोडिकली जो है वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहा है एक एक्सेस के अराउंड। उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम की तरफ बढ़ती रहती है। तो सर मैं उसका बताता हूँ, वो 144 जो 144 डिटेक्टर है वो इस तरह कर रहा है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे को आप मल्टीप्लाई करें 60 से, तो ये आ रहा है 1440, ठीक है। ठीक है, तो उसको डिवाइड करा तो 144 ही बन रहा है। सही है।
अब ये पीरियोडिसिटी समझ में आ गया? पीरियोडिसिटी क्या होता है? डेली साइकिल जो है पूरे दिन का, वो आपको पीरियोडिसिटी हो गया। यही होता है ना भाई? यस सर। यस सर, यही है। यस सर। अब इसमें एक चीज हमें पता लग रही है कि भाई यहाँ पे जो आखिरी 10 दिन का डेटा है, वो जो है वो हमारे पास आ रहा है, जिससे हमें लगता है, ये पता लग रहा है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 0 था और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो -20 और 25 के दरमियान में कुछ था। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई क्लाउडी विंटर मंथ है, कोई कोल्ड विंटर मंथ है ना। फेयरली कोल्ड विंटर मंथ का मतलब क्या होगा? सर उससे नेक्स्ट लाइन में जो पीरियोडिसिटी है उसके आगे लिखा हुआ है स्पेशली अवॉइडिंग फॉर द लास्ट 4 days। ये क्यों लिखा हुआ सर इन्होंने? अवॉइडिंग एविडेंट, ओह सॉरी, एविडेंट सर। एविडेंट फॉर लास्ट 4 days। यस सर, इसका क्या मतलब है? आप आखिरी वाले 4 दिन का जो है वो डेटा हमें आप एविडेंट करें यहाँ पर, ठीक है। तो हमें एक पूरे मतलब आपको जो आखिरी मतलब वैसे आप इसके अंदर अगर आप चेक करें तो आखिरी 4 दिन की जो डिटेल्स है वो काफ़ी बेहतर आपको इसमें नज़र आएंगी। वैसे ये डेटा है 10 दिन का है, लेकिन आखिरी 4 दिन के जो डेटा है वो आपको इसके अंदर काफ़ी, ये जो देखो ना आखिरी 4 दिन डेटा, ये काफ़ी अच्छी रेंज में नज़र आ रहा है ना। इसके अंदर काफ़ी एक मिलता जुलता पैटर्न जो है वो मुझे हाईलाइट हो रहा है ना, क्रिएट हो रही है, इसमें वेरिएशन नहीं है ज़्यादा। अच्छा, अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है? सर ये तो उल्टा सवाल ही पूछ रहा है। हाँ, तो क्या सवाल पूछ रहा है देखो ना सर। वो पूरे साल के बारे में पूछ रहा है। क्या आपने अब दिन का देख लिया, 10 मिनट बाद देख लिया, 10 दिन का देख लिया, अब पूरे साल पे आओ। एक जो है ना ईयर स्केल पीरियोडिसिटी का कह रहा है ये। पूरे साल का नहीं, पूरे महीने का। वो ये कह रहा है कि आप कंप्लीट पढ़ोगे, पूरे साल का कह रहा है। हाँ, इस पे देखो दोनों बातें नहीं है, दोनों बातें सही हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ फॉर द नेक्स्ट मंथ गिवन अ फ्यू मंथ्स ऑफ पास्ट डेटा, द प्रॉब्लम वुड बी इजी ड्यू टू द रिलायबल एयर स्केल पीरियोडिसिटी ऑफ द डेटा। ये वाली चीज आप पढ़ो। असल में डेटा जो है उसके अंदर एक साइकिल मौजूद है। ये बात समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे? डेटा के अंदर एक साइकिल मौजूद है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर आप ये वाला डेटा देखो, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा काफी मिलता जुलता है। अगर आप इस वाली मेरी आपको माउस नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है। हाँ, तो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा काफी मिलता जुलता है। यस सर, सही है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि डेटा के अंदर एक साइक्लिक नेचर मौजूद है। तो इसलिए आपको अगर पिछले कुछ महीनों का डेटा दिया जाए और अगले कुछ महीनों का डेटा मांगा जाए, तो आपको वो डेटा आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर आपके पास पूरे एक साल का डेटा, कई साल, मतलब बट यू आर लुकिंग एट डेटा ओवर अ स्केल ऑफ डेज, द टेम्परेचर लुक्स अ मोर क्योटिक। अगर आप किसी एक दिन का डेटा देखें तो डेटा बड़ा डेंजरस होगा, मतलब बहुत नीचे से लेकर बहुत ऊपर तक जा रहा है। ठीक है। दिस इज टाइम सीरीज प्रिडिक्टेबल एट डेली स्केल? लेट्स फाइंड आउट। क्या हम डेली स्केल के ऊपर टाइम सीरीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसको मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर कराची का डेटा लेते हैं ना। किसी का माउस चू चू कर रहा है, इसको जरा माउस कर रहा हूँ, माइक चू चू कर रहा है, उससे मैं दरखास्त करूंगा कि यार आप अपना माइक बंद कर दें, सब लोग ही बंद कर दें। अब ये देखें, आवरली फोरकास्ट है ये, सही है।
अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं आज के डेटा ये कब का डेटा है, संडे 21 जून का, ठीक है, क्या मैं संडे 21 जून की डेटा को देखकर संडे 22 जून के डेटा की प्रिडिक्शन कर सकता हूँ? तो कर सकते हैं सर बिल्कुल कर सकते हैं। लगभग यानी कि तकरीबन ऐसा हो सकता है, सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही तो है। नहीं कर सकते ना सर। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यही वो पूछ रहा है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, the exact formulation of problem will be as follow, given the data going as तो far भाई as back नाथा as the look back time stamp. A time stamp is time stamp. ये देख लो, ये पढ़ रहे हो आप, जरा पढ़ते रहो मेरे साथ। A time stamps a sampled every step time stamp. You can predict the temperature in the delay time stamp. You will use the following parameter value. क्या कह रहा है ये आपसे हमने कि आप पिछला वाला डेटा देखकर अगला वाला डेटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास लूप बैक टाइम स्टैम्प है, एक टाइम स्टैम्प कितनी देर की है, 15 मिनट की, 10 मिनट की है। तो आपके पास लूप बैक क्या है, मिसाल के तौर पर एक लूप बैक ये भी हो सकता है, यहाँ पर 720 है। 720 का मतलब पिछले 5 दिन का डेटा आप देखने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट अपने एग्जांपल के अंदर हमने 10 दिन का डेटा निकाला था, तो 10 दिन में लूप बैक कितना था, यहाँ पर लूप बैक 720 है। जब हमने 10 दिन का डेटा निकाला था तो लूप बैक वैल्यू क्या थी, 1440 थी ना, यहाँ पर 720 हो गई है, ठीक है, आधी हो गई है इससे। अच्छा, स्टेप क्या है, 6। स्टेप 6 का मतलब है ऑब्जर्वर विच इज सैंपल्ड एट 1 डेटा पॉइंट पर आवर। इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर, ये कह रहा है कि अगर एक यस सर, अगर 60 को 10 से डिवाइड करें तो 6 ही आंसर आएगा, यानी 1 घंटे में 6 स्टेप्स हमें मिलेंगे। भाई सबको समझ में आ गई बात, किसी को नहीं आई तो सवाल पूछ ले यार। यस सर, आ गई है। ठीक है, और ये भी समझ में आ रहा है कि डिले का मतलब है टारगेट, फ्यूचर टारगेट जो है वो हमारा कितना होगा, 144, यानी कि 24 घंटे। सही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करेंगे। सर उसने आधा क्यों किया, 720 क्यों किया सर, आधा क्यों कर दिया सर उसने? वो ये बता रहा है कि एक सिनेरियो दे रहा है आपको कि भाई मुझे एक सिनेरियो लेना है कि मुझे पिछले 5 दिन का डेटा देखना है, सही है, और 1 घंटे में से एक ही डेटा निकालना है, सही है, और अगले 24 घंटे का डेटा मुझे प्रिडिक्ट करना है। ठीक है सर। ठीक है, मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है। हाँ, ये मेरा एक सिनेरियो है। ठीक है सर। बस सर ये पूरे 10 दिन का भी डेटा देख सकता था। हाँ, लेकिन अभी 5 दिन का दिख रहा है। ठीक है, अभी आगे चल के पता लगेगा कि इसका हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये भी देख लिया प्री प्रोसेस डेटा। प्री प्रोसेस डेटा के अंदर आपका पास डेटा ऑलरेडी नंबर्स में, लेकिन आपको जो है यहाँ पर एक काम मसला नया है, वो ये वाली चीज है। ये वाली चीज देख लो जरा। But each time series in the data on different scale. नहीं आ रहा। हाँ भाई, किसको समझ में नहीं, सवाल करो ना यार कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सर असल में ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर -20 और 30 के दरमियान हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1000 हो,
नॉर्मलाइज कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा सर थोड़ा सा। सबसे पहले ये बताओ नॉर्मलाइज किसे कहते हैं? सर वो कह रहा है तमाम जो डेटा है ना उनकी रेंज है, मैक्सिमम और मिनिमम अलग अलग है, तो आप सब पे एक ही नॉर्मलाइजेशन का एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते, आपको तमाम टाइम सीरीज को अलग अलग नॉर्मलाइज करना होगा। इससे पहले मैं और भी जाऊंगा, शायद आपने बचपन में मैट्रिक में पढ़ा होगा ना कि अगर एक वैल्यू जो है वो किलोग्राम में है और एक वैल्यू जो है वो ग्राम में है, तो आप लोग क्या करते थे? फिजिक्स में सवाल आते थे ना ऐसे, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज या तो किलोग्राम में करते थे या दोनों को ग्राम में, यानी एक इक्वल यूनिट पे लाते थे दोनों को। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास टेम्परेचर तो 20 से 30 के दरमियान में है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बाहर में है, तो हमें इन दोनों को एक के बराबर लाना होगा। तो उसका एक टेक्निक, ये जुगाड़ जो है, जो हमें मैट्रिक में नहीं बताई गई थी, अब हमें पता लगी, उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, लेकिन नॉर्मलाइज करने के लिए हम हर कॉलम को अलग अलग नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने की टेक्निक जो है वो वही होगी, लेकिन हर कॉलम के लिए अलग होगी। यानी कि आपके पास जो डेटा है उसका हम उसके मीन को हम उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो मीन को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे तो अलग मीन लेंगे। एक ही मीन पूरे डेटा का एक मीन नहीं होगा, बल्कि हर कॉलम का अलग मीन होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक डेटा है 1 से लेकर 10 तक के दरमियान, तो इसका जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, जैसे एक डेटा है 2, 4, 6, 8, 10, 1 से 10 के दरमियान है, तो इसमें बताओ कि इसका मीन कितना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होगा, या नॉर्मलाइज कैसे करोगे? मीन इसका 5 होगा। कर लो जरा, अपने पास लिख लो ना, डेटा लिख लो या मैं लिख के दूं? भाई डेटा लिख लो ना, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ना। 1, ये चैट पे देखो, किसी भाई ने चैट किए, क्यों क्या क्या है, बस ठीक है, देख लिया मैंने। मेरे पास डेटा है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10। मुझे बताओ इसका आप अगर मीन निकालोगे तो कितना निकलेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो कितना निकलेगा? 2, 4, 6, 8, 10। छह निकलेगा, मीन 6 निकलेगा, यानी ये वाला काम निकालना है। आपने मीन निकाल लिया, सही है? मीन 6 निकलेगा सर। यस और सर। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकलेगा? 6 निकल आया। मीन तो 6 निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकलेगा? यस सर। अच्छा एक काम करो, ये जो 6 है, 6 में से एक तरीका ये भी है कि इसको आप जो है वो सबसे पहले क्या करोगे, अपने डेटा में से 6 माइनस कर दो, तो अब आंसर क्या आ रहा है आपके पास? फॉर एग्जांपल सर कैसे माइनस करें? 8 में से 6 माइनस कर दो, 24, 10 में से 6 माइनस कर दो। 24। अगर हम 10 में से 6 माइनस कर दें तो क्या आएगा? 4 आएगा। अगर हम 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा सर। होगा। और 6 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 0। 4 में से 6 माइनस कर देंगे तो -2 फिर आएगा, और फिर -4 -4 से लेकर सर 4 तक। अब आप एक चीज गौर करो, अब आपकी जो वैल्यू है, पहले अब मैं बड़ी अच्छी इसमें बात बताना चाह रहा हूँ, ये आपको आप ये लिख लो और नीचे लिख लो कि टाइम और डेट नोट कर लो कि एक दिन हमारे उस्ताद ने बातों बातों में बड़ी जबरदस्त बात बताई, जिसको हम कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम जो है वो अपने डेटा को 0 के पास ले आते हैं। लिख लो, ये बड़ा अच्छी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, रिपीट करें एक चीज के, ये हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर हम अपने डेटा को 0 के मतलब आपका डेटा 0 सेंटर्ड हो जाता है। 0 सेंटर्ड समझ लो, 0 बीच में होगा। तो आप देखें, आपकी जो वैल्यू थी पहले 2 से स्टार्ट होती थी, 0 बिल्कुल शुरू में था, बल्कि 0 तो था ही नहीं डेटा में, लेकिन अब अपनी वैल्यू आप चेक करें तो आपका डेटा 0 सेंटर्ड हो गया है, यानी कि आपका डेटा के अंदर -4 है, -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, यानी 4 से लेकर -4 के दरमियान में आ गया है, मतलब डेटा बैलेंस हो गया है। आधा डेटा 0 के बराबर है, 4 तक गया है, और आधा डेटा जो है वो 0 के लेफ्ट पे 4 तक गया है, और बीच में 0 है। सही है, इसके ऊपर पूरा कोर्स होता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का, इंटरनेट प्रोबेबिलिटी पे जाकर पढ़ लेना, ठीक है? ये मैं तो कर भी दूं ताकि आप उसका फार्मूला वगैरह देखो तो परेशान हो जाओ, बोलो यार सर क्या करा रहे, छोड़ दे। सर एक चीज मैं इसीलिए कहता हूँ जब आप काम कर रहे होते हैं ना,
कुछ और नहीं निकलता। ये देख रहे हो, ये है गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप देखो इसका 0 बीच में है और 4 इधर है और 4 इधर है, सही है। जबरदस्त सर। अच्छा 3.16 आ रहा है एसडी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप इससे, अब आपको क्या करना है, जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है चैट पे शेयर भी कर दो। इजाज 3.16 एसटीडी कैसे निकाल लिया? इजाज बताओ भाई स्टडी कैसे निकाला? मैं तो मेरे ख्याल से लाइब्रेरी नहीं होती पाइथन के अंदर। भाई मैंने ऐसे निकाला, गूगल में जाके मैंने सिंबल से दिखा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 24610, उससे कैलकुलेटर दिया, ये वेबसाइट ले, उसमें सब मिल जाएगा आपको। ये ले। अच्छा पाइथन में कैसे करेंगे? चलो यार इतनी पाइथन तो आनी चाहिए ना आप लोगों को। ये लीजिए सर पाइथन में। सर इसका तो स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला होता है, वो मुझे पता है वो, लेकिन भाई सब लोग जरा पाइथन में चेक करें। मैथ की लाइब्रेरी से होगा। इंपोर्ट मैंने क्या किया, सुनो मेरी बात सुनो, मेरे बच्चों मेरी बात सुन लो ना। मैंने एक एरे बनाया, ए मैं और उसका मैंने कहा np डॉट एरे, और इसका मैंने कहा 2 4 6 8 और 10, ठीक है। एरर आ गया। एरर के अंदर मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट पे लगा दिया। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करूं, ऐसे ही चल जाएगा आप लोगों को? ज़हनी तौर पर आप लोग मेरे साथ हो या स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी? नहीं सर शेयर कर दें, शेयर कर दे सर। चलो कोशिश करो सर शेयर कर। देखो अब आ रही है स्क्रीन, आ रही है मेरे सामने, नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है आपके पास? एनपी एरे जी सर आ रही है। हाँ अब मेरे पास प्रिंट किया मैंने ए, तो आप देखें ये मेरे पास है। अब मैंने क्या किया, एन बी इक्वल टू एन पी डॉट क्या कहा, ए डॉट मीन, तो ये मेरे पास प्रिंट किया मैंने बी, तो मेरे पास 6.0 आ गया मीन, सही है? आ गया? अच्छा अब मैंने क्या किया? यस सर आ गया। मैंने क्या किया कि ए बराबर मैंने लेट्स सपोज सी ले लिया। सी को मैंने कहा कि ए को माइनस कर दो, ए में से माइनस कर दो ए डॉट मीन। ये देखो चलेगी नहीं चलेगी, देखते हैं। प्रिंट सी, सही है। ये देखो आ गया आपके पास। तो इजाज के साथ मसला ये कि इजाज की बेसिक बहुत अच्छी है, लेकिन इसने Q2 नहीं पढ़ा और ना Q3 पढ़ा है अभी तक, अभी पढ़ रहा है। तो हो सकता है कि 1 साल के बाद दोबारा आप पूछे तो आपको ये numpy में देते, लेकिन यहाँ पर ये आपके पास आ गया, सही। अब मुझे जो है वो स्टैंडर्ड, हाँ पैंडा में भी यही है, मीन इस्तेमाल हो सकते करते हैं, लेकिन numpy में भी कर सकते हैं। एक और चीज अपने बताना चाहता हूं, फंक्शन लगाएंगे सर। हाँ मैं कह रहा था numpy में भी है वो, मैं एक std का फंक्शन लगा रहा हूँ, std इक्वल टू a डॉट std, सही है। $2.82 आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा था भाई? अरे जबरदस्त, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था। जबरदस्त सर। हमारे पास तो 2.82 आ रहा है। 3.16 आ रहा था सर पहले। अब क्यों ये आ रहा है? सर आप वाला करेक्ट होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ये वाला जो स्टैंडर्ड के बाद उसके इसका मीन निकाल लिया, ऐसा तो नहीं है? आप लोगों ने जो है आ गया, मैं बताता हूँ कैसे निकाला है, ये देखें। हाँ सी का मीन मैंने एक और सी का मीन एस्टिमेटेड डेविएशन एक ही क्यों आ रहा है? वैसे 3 होना नहीं चाहिए यार, क्योंकि इसमें किसी भी वर्ड चैट पे ये वाली वेबसाइट खोलें सर। अच्छा भाई इस पे 2 4 6 8 10 लिखें, ये निकाल के दिखाएगा। लेकिन मैं कह रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जो मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसमें आप लोगों से भी मैं सवाल करना चाह रहा था कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कितना डेविएट किया गया। 2 से ज्यादा तो कभी भी डेविएट नहीं किया, तो ये 3 क्यों दिखा रहा है? ये 2.82 ना पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा ये वाला कौन सा है जो तुम निकाल रहे हो 3 पॉइंट वाला? वो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और वेरिएंस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है सर। पूरा पीएचडी हुआ हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा बस सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमें जो बता रहा है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है। आप तुम लोग जरा numpy में जाके देखो, अगर ये 3.16 वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ना लाऊं तो कैसे लेकर आएंगे। लेकिन हमें जो है वो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर
हम जो है वो numpy वाला ही स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, आखिरी काम क्या किया, मेरा जो है वो सी मेरा जो आ चुका था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मीन निकाल लिया था, ठीक है, फ्लोट डेटा। अब उसको मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे जो डी है वो मैं अभी अलग अलग कर रहा हूँ, लेकिन उसने तो एक ही जगह पे किया है ना, तो मैं डी मेरा बराबर हो जाएगा सी डॉट एस टी डी, सी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और उसको सी से ही डिवाइड कर दिया। कौन सा डिवाइड किया, हाँ डिवाइड किया, ठीक है, ये कर दिया। तो अब मेरे पास आ गया प्रिंट डी। तो अभी अब देखें मेरे पास जो मेरे पास जो वैल्यूज हैं ये आ गई है -1.4 से लेकर +1.4 तक, लेकिन ये 0 से 1 के दरमियान में होनी चाहिए थी ना। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, सही है। अच्छा, सी -a डॉट और सी को मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये देखें मेरा जो है वो जो डेटा है वो इस कंडीशन में आ गया है, ठीक है, स्क्यू हो गया है। यहाँ तक कोई सवाल, इजाज सब सही चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है सर। सही है। अब मेरे पास एक और डेटा है जो जो एक नया डेटा है उसका नाम है एक्स। वो जो डेटा है वो भी एक numpy का एरे है, लेकिन ये जो एरे है ये है 20, ठीक है, 40, 60 और 80 और 100। सही है, काफी है इतना या बढ़ा दूंगा इसको? काफी है सर। नहीं, एक एक और बढ़ा देते हैं ताकि तसल्ली हो जाए ना, ठीक है। अब इसको जो है इस x को x के मीन के साथ मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है भाई। पहले इसको प्रिंट कर लें क्या, ये आपका x है और मैंने x को x के मीन के साथ डिवाइड कर दिया। अब मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब आप देखें ये दोबारा बैलेंस हो गया, सही है जी सर। वही यस सर बैलेंस हो गया, 0 के हिसाब से आ गया। अब मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इसका। कहाँ निकाला था हमने स्टैंडर्ड डेविएशन? x का, सही है, x इज इक्वल टू 1। चलो इसको छोड़ देगा ना, ऐसे ही निकाल। ये मैं निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन और अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को x के डिवाइड कर दूंगा। अब आप देखें क्या हैरानकुन बात नहीं है कि ये वाली x की वैल्यू सर सेम वैल्यूज है सर, ठीक है। उसकी वजह यह है कि डेटा की नेचर बिल्कुल एक ही है, डेटा फैला हुआ बहुत था लेकिन जो डिफरेंस था वो मिलता जुलता था। यानी मैं इसको आराम से भी कर सकता था। मैं अगर इन सब में से इन तमाम डेटा में से 2-2 जीरो उड़ा दूं सब में से, तो मेरा डेटा पुराना वाला ही बन जाएगा ना। अगर मैं इस डेटा में से जीरो, इससे भी 2 जीरो हटा दूं, इसमें से भी 2 जीरो हटा दूं इसको, यानी दूसरे अल्फाज में मैं इसको जो है वो इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूं, तो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा एक नहीं बन जाएगा। सर ये सेम उसी तरह है कि हम अगर हम 100 को 10 से डिवाइड करें तो भी 10 आंसर आना है, हम 1000 को 100 से डिवाइड करें तब भी 10 आंसर आना है। वही कॉन्सेप्ट चल रहा है सर यहाँ पर। ये वाले, तो ये क्या हो गया, अब इस पूरे प्रोसेस को करने से क्या हुआ, आपका जो डेटा है वो क्या हुआ, एक ही रेंज के अंदर आ गया है। जितना भी डेटा था उसमें से जो एक्स्ट्रा
स्प्रेड थी वो खत्म हो गई है, वो डेटा एक जगह पे जाकर अलाइन हो गया। यहाँ तक अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ लो ताकि हम आगे चलें। अच्छा, अब हम और आगे आए और अब इस डेटा के अंदर अब आगे हम चल रहे हैं। ये जरा डेटा देखो, अब हमारे नई लिस्टिंग आ गई है, हम डेटा जनरेटर के ऊपर बात कर रहे हैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है जी? यस सर। ओके, तो अब जो है वो हमें ये देखना है, हम डेटा जनरेटर की बात कर रहे हैं। डेटा जनरेटर हम इस मॉड्यूल में कई दफ़ा पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, जो कि हमें एक टपल देगा जिसके अंदर क्या होगा, सैंपल और टारगेट्स होंगे। सैंपल जो है वन बैच ऑफ इनपुट डेटा होगा और टारगेट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एरर और टारगेट टेम्परेचर होगा। एक के अंदर क्या है, इनपुट है और एक के अंदर टारगेट है। हमें एक बैच मिलेगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ इनपुट जो है वो एक से ज़्यादा होंगे। वो हम अभी देखेंगे कि कितने होंगे ना, हम जितने बताएंगे उतने हमें वो जनरेटर जो है वो सेट करेंगे, उतना वो हमें हर बैच में उतना डेटा हमें वापस कर देगा और साथ साथ उसके लेबल भी दे देगा। यहाँ तक कोई बात सवाल पूछती है, ये हमारा सिनेरियो बन गया कि हमें एक जनरेटर चाहिए जो हमें क्या देगा, ये देगा, और ये जो है ये होगा और ये जो है वो ये होगा। टारगेट्स का इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस एरे। टारगेट टेम्परेचर देगा ना, यानी कि एक इनपुट भी आउटपुट दोनों चीजें चाहिए ना। अगर दोनों चीजें नहीं होंगी तो ट्रेनिंग कैसे होगी? सही सर। अच्छा, अब इसके अंदर इनपुट हम क्या देंगे, हम इनपुट डेटा देंगे, सही है। उसके बाद एक लूप बैक देंगे, हाउ मेनी टाइम स्टैम्प बैक इन द इनपुट डेटा शुड गो, यानी एक आपको डेटा के अंदर से कितना डेटा चाहिए। डिले, हाउ मेनी टाइम इन द फ्यूचर टारगेट शुड बी, आपको फ्यूचर टारगेट भी चाहिए आपको, सही है। और यानी इनपुट और आउटपुट, मिनिमम इंडेक्स एंड मैक्सिमम इंडेक्सेस इन द डेटा एरे दैट लिमिट व्हिच टाइम steps to draw from. This is useful for keeping segment of data for a validation and another for testing. यानी आप जो है वो एक ही डेटा दो मरतबा ले सकते हैं, एक मरतबा टेस्टिंग के लिए और एक मरतबा वैलिडेशन के लिए। तो आपको यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम इंडेक्सेस बनानी है, यानी कि आपको डेटा का है, इसके जरिए आप डेटा की लिमिट करेंगे। शफल करना ही नहीं करना, बैच का साइज कितना बड़ा होगा और स्टेप कितना होंगे, यानी आप जब डेटा उठाएंगे तो उसके बाद कितना डेटा बीच में से छोड़ देंगे। हम इसके अंदर 6 स्टेप इस्तेमाल करें, सही है। यहाँ तक कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लो, एक मरतबा पढ़ के समझ लो। सर ये जरा दोबारा समझा दें डेटा पॉइंट्स सारे जो जनरेटर के एट्रीब्यूट्स थे। पढ़ लो ना, पढ़ लो, अगर कोई चीज़ समझ में आए तो पूछ लो। मैं भी वही पढ़ूंगा ना जो अभी दोबारा पढ़ा था, मतलब मैं किताब से ही पढ़ूंगा ना। आप जरा पढ़ो, आप देखो यार ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा क्या होता है। इस तरह का सवाल करोगे तो, या ओरिजिनल समझ में नहीं आया, या लिस्टिंग 6.32 समझ में नहीं आई, तो इस तरह सवाल करोगे ना कि सर ये क्या हुआ। सर जैसे ये लुक बैक लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम स्टेप बैक इनपुट डेटा, यानी कि हम तो पूरे उठा रहे हैं, जनरेटर तो कॉन्स्टेंटली डेटा पे रन हो रहा है। नहीं, इसमें ये हमें बताना है कि हमें जो पुराना डेटा है वो कितना उठा रहे हैं। जैसे हमने अभी तक जो 2 एग्जांपल डिस्कस की थी, उसके अंदर एक के अंदर हम जो है वो 1440 डेटा उठा रहे थे और एक के अंदर 720 डेटा उठा रहे थे। वहाँ पे दोनों में लूप बैक चेंज था। हमने अभी तक डेटा जो है वो 100% नहीं उठाया, यानी हमने कभी भी 14,50 मतलब 14,50,000 समथिंग डेटा नहीं उठाया है। पहले वाले सिनेरियो के अंदर जो हमने काम किया था तो हमने 10 दिन का डेटा उठा लिया था, अगले वाले में 5 दिन का उठाया था। तो हम अभी लूप बैक भी लिमिट कर करके उठा रहे हैं, सही। लेकिन इसमें हमारे पास है, मतलब हमारी मर्जी है, एक जनरेटर के अंदर हम लूप बैक हम बता देंगे भाई हमें 10 दिन का डेटा दो, यानी कि 1440 का डेटा दो, 720 दो, 1400 दे दो, जो भी दे दो वो दे देगा। अच्छा, और हाउ मेनी टाइम स्टेप्स इन द फ्यूचर टारगेट शुड बी, यानी कि ये कितने प्रोडिक्शन का वो कितने डेटा को लाइव देगा।
आगे क्या? हमें प्रिडिक्शन के लिए कितना डेटा देगा, फ्यूचर डेटा के लिए हमें कितनी प्रिडिक्शन चाहिए। ठीक है, सवाल अच्छे हैं आपके, आई लाइक दैट। और इसको और क्लियर कर लेंगे, फिर आप दोबारा भी सवाल कर सकते हैं। ये आपका जनरेटर है, इसके कोड जो है मैं अभी आपको नहीं समझा रहा, लेकिन मैं इसके आगे जा रहा हूँ। ये कोड आपको पढ़ने हैं, अगली क्लास के अंदर हम जनरेटर से स्टार्ट करेंगे तो उसके ही कोड समझ लेंगे। अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम पहला सिनेरियो पे मुझे ये फंक्शन के कोड आपको देखने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमने जनरेटर बना लिया है और सही बना लिया है। अब हम एक जनरेटर यूज करने जा रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लूप बैक बताया है 440, यानी कि मैं 10 दिन का डेटा उठाऊंगा। स्टेप मैंने बताया है, डिले मैंने बताया है, बैच का साइज मैंने बताया है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ। फ्लोट डेटा मेरा इनपुट है, लूप बैक मैंने बता दिया है, डिले मैंने बता दिया है, मिनिमम इंडेक्स 0 से लेकर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 20,000। ये वो डेटा है जो मुझे सर्च करना है। इसका मतलब है मेरा जो डेटा होगा 2 लाख सर। हाँ 2 लाख, ये मुझे 0 से लेकर 2 लाख के दरमियान में से डेटा ढूंढना है। आगे वाले डेटा के ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। ये इंक्लूडिंग दीज जंप्स। हाँ मतलब मुझे क्या करना है, 0 से लेकर 2 लाख के दरमियान में से 10 दिन का डेटा उठाना है। और हर 1 घंटे बाद एक उठाना है और 128 के बैचेस में उठाना है। हाँ, लेकिन मुझे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने शफल करा लिया है। शफल कराने के बाद मुझे डेटा उठाना है 0 में से 2 लाख के दरमियान में से। यानी मेरा डेटा जो है, मैं सिर्फ 0 में से 2 लाख के दरमियान वाला ही डेटा उठाऊंगा, आगे वाला डेटा नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा? मैं वो वैलिडेशन के लिए यूज करूंगा। यहाँ पर मैंने वही वाली चीजें सेम इस्तेमाल की हैं, सही है। और मैंने ये बोला है कि मुझे जो डेटा उठाना है वो 2 लाख से 3 लाख के तक का डेटा उठाना है। टेस्ट के लिए 3 लाख से आगे वाला डेटा उठाना है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो डेटा है, मैंने क्या किया, रैंडम शफल किया। और रैंडम शफल करने के बाद मैंने डेटा की रेंजेस करी। इससे क्या हो रहा है, इससे मुझे इस चीज की गारंटी हो रही है कि जो डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए उठा के लेकर आ रहा हूँ, वो डेटा मैं टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए उठा के नहीं लेकर आ रहा। सही है ना। तो अब मेरा डेटा एक मरतबा शफल हो जाएगा और इसके अंदर जो है वो रेंजेस डिफाइन हो गई। कुछ डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ टेस्टिंग के लिए और कुछ वैलिडेशन के लिए, लेकिन डेटा ओवरलैप नहीं हो रहा मेरा। अच्छा, इसके आगे सर ये जो लिखा हुआ है 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस लुक बैक, ये हमारे स्टेप्स बताए ना, वैलिडेशन स्टेप। मतलब हमारे पास जो वैलिडेशन के स्टेप्स आपको पता है ना, जो हम डेटा पॉइंट उठा के ला रहे हैं उसको हम स्टेप कहते हैं ना। यानी कि कितने डेटा आपका स्टेप को हमें, हाउ मेनी स्टेप वी टू ड्रॉ फ्रॉम इन ऑर्डर टू सी द एंटायर वैलिडेशन सेट। यानी कि आपको उसमें से कितना डेटा उठाना है। तो आपने कहा 3 लाख में से माइनस किया 2 लाख 1 वन और लूप बैक कितना है भाई? 1440। उस पर ये सब निकाल देंगे तो जो आएगा ये वैलिडेशन स्टेप्स हैं और उसके बाद टेस्टिंग स्टेप्स हैं। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन सेंस और नॉन सेंस की बात आ रही है। बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग ब्लैक बॉक्स डीप लर्निंग मॉडल टू सॉल्व टेम्परेचर प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, let's see a sample common sense approach. It will serve a sanity check and it will be establish a baseline that you will have to beat in order to demonstrate the usefulness of more advanced machine learning models. Such common sense baseline can be useful when you are approaching a new problem for which there is no known solution yet. A classic example of that unbalanced classification task where some classes are much more common than others. If your data set contains 90% instance of a class A and 10% instance of class B, then a common sense approach to classification task is always predict A when presented a new sample. Such a classifier is 90% accurate overall, and any learning-based approach would therefore beat this 90% score in order to demonstrate usefulness. Sometimes such elementary baseline can prove surprisingly hard to beat. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। मतलब अगर आप जो है वो प्रिडिक्शन लगाएंगे, अगर आपके पास डेटा जो है वो 90% क्लास ए का है और 10% क्लास बी का है, तो आपका जो डेटा है वो हमेशा इस बात के चांसेस हैं कि वो ए ही लेकर आएगा।
सही है। जब वो यही डेटा लेकर आएगा तो आप फिर फंस जाओगे और आपको वहां पर अगर आपकी एक्यूरेसी 90% आ रही है तो वो एक्यूरेसी वैसी ही गलत है, आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। आगे उसको देखते हैं। इन दिस केस द टेम्परेचर टाइम स्टैम्प कैन बी सेफली टू अज्यूम टू बी कंटिन्यूअस। द टेम्परेचर टुमारो इज लाइकली टू बी क्लोज टू द टेम्परेचर टुडे। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात से आप लोग कितने लोग हैं जो अग्री कर रहे हैं, कितने लोग नहीं अग्री कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर, मैं तो कर रहा हूँ। बिल्कुल सर एग्री सवाल करें यार, कोई सवाल कर लें इसमें, इस वाली लाइन के ऊपर। लेकिन सर इस पे ना जो नाश्ता का जो आया है ना, जो हम मैंने जहाँ तक मुझे उसका ये है कि वो प्रिडिक्ट तो करते हैं लेकिन किसी वक्त भी कुछ हो जाए वो ये नहीं कर सकते। नहीं ये नहीं, लेकिन मसला ये है इसमें देखो लाइकली का लफ्ज लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त टाइम हो रहा है 12:51, सही है, 1 बज रहा है। अब 1 बजे जो है जो टेम्परेचर होगा, 1 बजे जो टेम्परेचर होगा आज, इस बात के कितने चांसेस हैं कल भी 1 बजे वही टेम्परेचर होगा? मेजॉरिटी डाटा देखना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको पीछे से डाटा देख लो। कल ही होगा। देखो जैसे अब मैं इसकी एग्जांपल दूं यार, आज जून का महीना चल रहा है, जून 21, सही है, जून 21 का दिन है। इस बात के कितने % चांसेस है कि अगले साल जो जून 21 का दिन हो उस दिन इतनी ही गर्मी पड़े जितनी आज है? ±5% इग्नोर कर दो। 90% चांस है। 90% चांस है, हाँ हो सकता है कि उस दिन बारिश हो जाए, वो एक स्पेशल है। हम एक साल की प्रेडिक्शन करते हैं ना सर, तो इसमें पिछले साल क्या इतनी गर्मी थी जो आज इस साल इतनी गर्मी है, फिर नेक्स्ट ईयर का हम वो प्रेफर करेंगे कि हाँ हो सकता है कि ये हो। अगर दिनों में हमने थोड़ा सा वो मेजर नहीं, मैंने आपसे एक सवाल किया कि भाई आज जो है वो जून 21 है, आप लोग अभी आज जो इस वक्त जो टेम्परेचर है वो कितना है, कोई बता सकता है मुझे? सर मैं आपको बताता हूँ सर, मेरे पास के इलेक्ट्रिक का बिल रखा हुआ है सामने। तो सर मई में ना वो जो इस साल का टेम्परेचर है मई में रहा है, पिछले महीने का वो रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, पिछले साल से 33 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज पूरे महीने का। 33 था और इस मरतबा क्या है 35 है? 35 है, ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ज्यादा गर्मी पड़ रही है। के इलेक्ट्रिक वाले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरेज सर आर्टिफिशियल। मैं तो ये हैरानकुन बात ये है कि के इलेक्ट्रिक वाले जो है वो मशीन लर्निंग इस्तेमाल नहीं कर रहे, एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज निकालने से ये पता लग गया कि हमारा जो मतलब पिछले साल के टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर इस मई में ज्यादा गर्मी पड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगले साल के लिए प्रेडिक्शन कर सकता हूँ ना, ये वाली मतलब मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगले साल मई के अंदर, सही है। इससे मुझे ये पता लग रहा है। अभी मैं तेरे को आगे लेके चलता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं इसको इसीलिए थोड़ा आगे लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। वो यही कह रहा है कि भाई आज का टेम्परेचर कल के लिए हम बड़ा आसानी से, दिस इज दस द कॉमन सेंस अप्रोच इज टू ऑलवेज प्रेडिक्ट द टेम्परेचर 24 आवर फ्रॉम नाउ विल बी इक्वल टू टेम्परेचर राइट नाउ। यानी कि एक कॉमन सेंस अप्रोच ये है कि आज से आपको अगले 24 घंटे के लिए जो भी टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है वो आज के टेम्परेचर से काफी मिलता जुलता होगा। इस अप्रोच को देखने के लिए आपने यहाँ पर एक मशीन लर्निंग लगाई, बल्कि एक MEAE मैट्रिक लगाया है, मीन एब्सोल्यूट एरर का मैट्रिक लगाया है। वो क्या करता है कि आपकी प्रेडिक्शन और टारगेट्स को दोनों को मैच कर रहा है, आपकी प्रेडिक्शन और टारगेट को मैच करने के लिए मीन निकाल रहा है। और कैसे निकाल रहा है उसके लिए डिफाइन, इवेलुएट, नाइव मेथड, ये मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, ये आपको खुद समझना है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप एक पूरा बैच उठाते हैं वैलिडेशन का, उसमें टारगेट भी है और सैंपल भी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सैंपल्स को आपने प्रेडिक्शन में डाल दिया, ठीक है। और सैंपल्स में से आपने प्रेडिक्शंस निकाल ली कि भाई ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। कैसे निकाली आपने? पुराने वाले मतलब जो सैंपल है इसके अंदर देखो -1 और 1 है, -1 और 1। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यानी आप क्या कर रहे हैं, आज के दिन का डेटा पिछले वाले दिन से कंपेयर कर रहे हैं और उसको एज ए प्रेडिक्शन यूज कर रहे हैं। आपने अभी तक कोई मशीन लर्निंग नहीं लगाई, आपने सिर्फ ये किया कि जो आज का डेटा है, एक डेटा वो वाला उठाया और एक उससे पहले वाला डेटा उठा लिया, दोनों डेटा उठा लिया आपने, सही है। और उसके बाद उसको जो है टारगेट से मैच करना शुरू किया। जब आपने टारगेट से मैच करना शुरू किया उसके बाद उसका मीन निकालना शुरू कर दिया। अब आपने मीन निकाला
और उसको आपने मीन एब्सोल्यूट एरर में डाला और उसके बाद जो है उसको एक अपेंड किया और अपेंड करने के बाद दोबारा उसका मीन निकाला। तो जब आप दोबारा आपने मीन निकाला तो आपको पता लगा कि आपका जो है वो MEE है 0.29% है, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ डेटा हैज बीन नॉर्मलाइज्ड टू बी कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 and have a deviation of 1, the number is immediately interpretable। ट्रांसलेट करा हमने टेम्परेचर को दोबारा टेम्परेचर STD के अंदर, तो ये 2.57 का टेम्परेचर हमारे पास आ गया। सही है, तो दिस इज फेयरली अ लार्ज एब्सोल्यूट एरर। नाउ द गेम इज टू यूज द नॉलेज ऑफ डीप लर्निंग टू डू बेटर। वो ये कह रहा है कि भाई आपके पास ये जो हमने ये अपना एक नाइव मेथड बताया है, ये प्रेडिक्शन करके आपको जो बता रहा है उसमें गलती के चांसेस कितने हैं? 0.29 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आपका छोटा सा बनाया हुआ कोड है ये प्रेडिक्शन कर रहा है 71% की एक्यूरेसी के साथ। जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, हमने डेटा जो है वो वैलिडेशन का डेटा चलाकर उसके ऊपर ये वाला कोड चला के देखा तो ये भी प्रेडिक्शन कर रहा है, लेकिन इसकी प्रेडिक्शन के अंदर जो एरर है वो कितने हैं? 29%। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्यूरेसी 71% आ रही है। सही सर। किसी को एतराज इस बात पर? नहीं सर, एक जनरल सी बात है जिसमें आपने बहुत सारी एग्जांपल होती है, मैं एक देता हूँ। कुछ साल पहले ना ये हाजियों पे क्रेन गिरी थी। उस दिन जो वाकया हुआ ना वो सऊदी अरब का, उन्होंने ये बताया था कि कोई किसी किस्म की प्रिडिक्ट नहीं थी कि आंधी चलेगी। ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर वो आंधी इतनी तेज चली कि वो क्रेन गिरी। तो इस तरह के बहुत सारे कि कुछ ही लम्हों में मतलब सिचुएशन बदल जाती है। आपकी जो बात है, थैंक यू वेरी मच, आपकी बात मैं समझ गया और बहुत जबरदस्त बात की आपने। लेकिन देखो, जब हम प्रेडिक्शन के ऊपर बात करते हैं, जब हम डेटा एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं तो हम ट्रेंड को देख रहे होते हैं, एक्सेप्शन को नहीं देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी इस क्लास के अंदर 21 लोग हैं अभी तक। मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि ये सारे के सारे 21 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, और स्टूडेंट हैं और वो पाकिस्तान में ही जो है उन्होंने तालीम हासिल की है। सही है ना? तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि मेरी बात सही है? बिल्कुल सर, क्योंकि आप पाकिस्तान में हमारी क्लास हो रही है और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ही है सारे, तो उर्दू भी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई इंडियन जासूस भी हो सकता है बिल गेट्स भी हो, बिल्कुल है ना? तो अब वो जो होने सकने का चांस है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्शन जो होती है वो एनालिसिस और ट्रेंड की बेस के ऊपर होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी जो है वो 10वीं मंजिल से छलांग लगाएगा तो मर जाएगा, ये 99.9% चांस है, लेकिन हो सकता है कि नहीं मरे, बच जाए। तो ये हम कभी भी प्रिडिक्शन के अंदर हो सकते, जो सरप्राइज वाले जो फैक्टर है ना वो हम प्रिडिक्शन में नहीं लाते, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म। जो अमूमन जो है वो कौन कर रहा होता है भाई? कौन सा खान है? पहले जियो पे आता था एक दिन, क्या कामरान खान कहता है ना, मैंने मेरे 20 साल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के अंदर। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जो है एक्सेप्शन के ऊपर काम करती है, इसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के अंदर जाकर, बंद कर दो यार, माइक बंद कर दो भाई। डेटा माइनिंग में जाकर आप ढूंढते हैं कि गलत वाला डेटा कौन सा है, मतलब 50,000 में से आपको गलत वाली चीज निकालनी है, ये कहलाती है इन्वेस्टिगेशन। यानी आपको जो है वो 1000 लोगों में से कातिल ढूंढना है, समझ रहे हो ना बात? तो कहने का मकसद ये है कि वो एक अलग साइंस है। हमारी जो डेटा साइंस या प्रिडिक्शन वाली साइंस है वो एक और, जैसे हम आपको पहले ही कहते हैं कि हम आपको, जैसे अगर यहाँ पर ये आपको खुद बता रहा है, आंधी आने वाली है। हाँ, ये आपको खुद बता रहा है, तूफानी आवाज आ रही कहीं। हाँ ठीक है, ये आपको खुद बता रहा है, इसके अंदर खुद ये कह रहा है कि इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो 0.29 है, यानी कि 29% ये काम गलत करके देगा आपको। लेकिन ये भी इससे पता लग रहा है कि 71% टाइम जो ये काम करके देगा। सही है गलत है? सही है सर। इससे हमें क्या पता लग रहा है सर कि इसकी एक्यूरेसी सही नहीं है
और हमें मजीद इस पे बहुत ये हमें बताना ये चाह रहा है कि मेरे बच्चों, अगर आप मशीन लर्निंग अप्लाई करोगे तो 71% से अच्छी एक्यूरेसी लेकर आना, वरना कोई फायदा नहीं, क्योंकि 70% से कम एक्यूरेसी तो ये छोटा सा 4 लाइनों का प्रोग्राम लेकर आ रहा है। आपको क्या जरूरत है 1 घंटे तक ट्रेनिंग कराने की? अगर आप 71% या 75% एक्यूरेसी लेकर आओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपका मशीन लर्निंग 71% एक्यूरेसी लेकर आ रही है, बल्कि 75% से भी ला रही है, तो थू है उसके ऊपर, कचरा है वो बिल्कुल। समझ रहे हो ये वाली बात? जी सर। ठीक है ना? तो आपकी ये बेस लाइन बन गई है, इससे अच्छी एक्यूरेसी लेकर लाइन। जैसे एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है बाइनरी क्लासिफिकेशन में कि भाई अगर आप रैंडमली क्लासिफिकेशन करें तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप 50% सही होंगे और 50% गलत होंगे। ऐसी होगा ना भाई? yes, अगर आपको 2 चीजों में से एक चीज चूज करनी है तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आप 100 मरतबा ये काम करेंगे तो आप 50% सही होंगे या 50% गलत होंगे। यहां पर किसी को एतराज? नहीं है ना भाई? भाई यहां पर किसी को कंफ्यूजन सवाल है तो पूछ लो। प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको 2 में से कोई एक चीज चूज करनी हो और उसको आप रैंडमली चूज करें बगैर किसी नॉलेज के और 100 मरतबा करें तो 50 टाइम जो है वो आप सही होंगे, 50 टाइम गलत होंगे। ये एक चांस है, हो सकता है 40 टाइम गलत हो सकता है, हाँ, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक प्रोबेबिलिटी ये कहती है 50% चांसेस हैं कि आप जो है वो 50% टाइम जो है वो 50% सही हो या 50% गलत हो। 50% चांसेस है कि आप सही हो। ठीक है, यानी आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 50%। अब आपने जो है वो मशीन लर्निंग का, हाँ, यानी आपकी एक्यूरेसी मशीन रैंडमली जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं बाइनरी की तो आपकी एक्यूरेसी कितनी होती है? 50%। अब अगर आपने अपना मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बनाया पूरा दिन बैठकर और उसकी एक्यूरेसी आ रही है 51%, तो आपको खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। % आनी चाहिए सर। यार 50% तो वैसी आ रही है ना, तो आपने अगर पूरा दिन काम करके 51% लिया है तो 1% के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। वैसे कितनी आनी चाहिए मशीन अरे लर्निंग? यहाँ पे हमें 71% दे रहा है सर। भाई इतनी तो हो ना, खुशी हो। अब एक आदमी है वो भूखा है, ठीक है, तो आप उसको एक टॉफी खिला देंगे तो क्या होगा उससे? एसिडिटी हो जाएगी, है ना? उसको जायका तो मिल जाएगा। अगर इस सिनेरियो के अंदर आपकी एक्यूरेसी 71% की जगह 72% भी आ जाती है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा ना। वो बोलेगा भाई 70% तो इस छोटे से काम से 71% तो वैसी आ रही है, आपने 72% आके क्या तीर मार लिया। तो अब आप खुद ईमानदारी से अखलाकी तौर पे सोचें कि अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए कितनी ज्यादा एक्यूरेसी लेकर आएंगे। 20% तो लेकर आओ ना यार। 80% तक 90% से अबव लेकर आओ ना, ताकि उसको लगे हाँ यार काम में फायदा है। सर ये ब्लैक बॉक्स डीप लर्निंग क्या होती है? क्या कह रहे हो? ब्लैक बॉक्स डीप लर्निंग। ब्लैक बॉक्स डीप लर्निंग का मतलब ये होता है कि ये जो डीप लर्निंग के एल्गोरिथम होते हैं ना, वो हम उनको अंदर से देख नहीं रहे होते ना। उनके अंदर जो है वो क्या सिस्टम जो है वो किस तरह वो मतलब अब हमें नहीं पता कि उन्होंने जो शुरू में वेट चूज किए हैं उनकी रैंडम वैल्यू क्या थी, उसके बाद वो कहाँ पे कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने उनके आउटपुट और इनपुट से अंदाजा लगाते हैं, अंदर की फंक्शनलिटी के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता कि वो अंदर कैसे काम कर रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेक्निक है। मतलब डीप लर्निंग के अंदर हम जो है वो ब्लैक बॉक्स टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, अंदर का जो काम है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। जैसे इसके अंदर हमारे पास एक एक स्टेप नजर आ रहा है ना, ये एक वाइट बॉक्स है, जबकि डीप लर्निंग के अंदर जब हम न्यूरल नेटवर्क को काम करने के लिए दे देते हैं तो न्यूरल नेटवर्क अपनी मर्जी से काम करता चला जाता है, हमें कुछ नहीं पता होता वो कैसे कर रहा है। हमें तो जब पैरामीटर मिलते हैं आखिरी के अंदर जाकर हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये इसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है नहीं आ रही। सही है? ऑलराइट सर, थैंक्स। ओके जनाब, तो अब हमारे पास बेसिक डीप लर्निंग अप्रोच के लिए जो है वो हम यहाँ पर आ गए। ये वाली कहानी है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पर इसके अंदर जो है वो हमने कोई नई चीज़ इस्तेमाल की हो तो बता दो। सारी चीज़ें पुरानी वाली हैं। लूप बैक के अलावा कोई हाँ, लूप बैक कहाँ पर है? लूप बैक पीछे देखो। लूप बैक मतलब पीछे से डेटा जो है वो लेगा।
हाँ लेकिन देखो ये जो है ये इनपुट शेप का लूप बैक एक वैल्यू है, ये जो हम कहाँ से पीछे से लेकर आ रहे हैं ना, लूप बैक हमने ये डिफाइन किया हुआ है ना कहीं पर, तो लूप बैक जो है वो यहाँ पर एक वैल्यू है। हाँ 14 लूप बैक है, डिवाइडेड बाय स्टेप हमने बता दिए हैं, सही है। अगर आप ये प्रोग्राम खुद बनाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे लूप बैक और ये स्पेसिफाई करने होंगे, ये न्यूरल नेटवर्क का पार्ट नहीं है, ये हम डेटा देंगे। ये भी फ्लोट डेटा भी हमने दिया हुआ है, शेप हमने उसको खुद बताया हुआ है कि इसका जो लेबल है वो कहाँ पर है, और शेप डेटा कहाँ से उठा रहे हैं, -1 ये वो, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसको दे देंगे और ये गचर गचर चलना शुरू हो जाएगा। जब इससे चलना शुरू किया, क्या एक्यूरेसी आ रही है भाई यहाँ पर? ये देख रहे हो आपका जो वैलिडेशन लॉस है वो कहाँ से चल रहा है, 30 से 35% के दरमियान है। ये आप देख रहे हैं आप ये वाली कहानी, यानी ये तो आपका जो डेटा है वो ओवरफिट हो रहा है, ओवरफिट होते होते वो अगर ओवरफिट के बाद आपका जो ट्रेनिंग लॉस है वो भी 20 के पास जाके खड़ा हो गया, मतलब 80% आपको ट्रेनिंग ओवरफिटिंग के बाद भी 80% ऑप्शन मिल रहा है आपको, जबकि वैलिडेशन लॉस तो बेचारा 30 और 35% के दरमियान में ही है। हमारा तो पुराना वाला 25% है, यही चीज बता रहा है। Some of the validation losses are close to the non-learning baseline, but not reliably. This goes to show the merit of having up this baseline in the first place. It turned out to be not easy to outperform. Your common sense contains lot of valuable information that a machine learning model doesn't have access to. ये वाली बात समझ में आ रही है? जी सर, कि आपको कॉमन सेंस बताओ भाई, इस सवाल का जवाब दो। कॉमन सेंस के मतलब क्या है सर? कि वो जो आप बता रहे थे ना रैंडमली पिक कर लो। नहीं देखो वो तो रैंडम था, लेकिन यहाँ पर तो हमने कॉमन सेंस लगाई है, रैंडमली पिक नहीं किया डेटा, हमने कॉमन सेंस लगाई है। असल में यहाँ पर हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस इस्तेमाल की। जब हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस इस्तेमाल की तो हमने पुराना डेटा अपने जहन में चलाया, पुराना डेटा देखा। यहाँ पर हम जो है मशीन लर्निंग इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जो कि बहुत ही एडवांस है। उसने हमें बताया कि भाई 70% जो है वो आपका डेटा असल में पुराने वाले डेटा के ऊपर ही बेस करता है, 71%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें आगे की एक्यूरेसी, लेकिन मसला ये है कि मशीन लर्निंग तो उस डेटा को, वो वाला डेटा हमने मशीन लर्निंग को नहीं दिया। मशीन लर्निंग को तो हमने डेटा बिल्कुल दिया शुरू से, उसको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जैसे हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन थी कि यार पुराना वाला डेटा नया वाला डेटा की हेल्प कर सकता है, लेकिन हमने मशीन लर्निंग को ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मशीन लर्निंग तो बेचारा जीरो से स्टार्ट करेगा, तो जीरो से स्टार्ट करते करते वो आ गया। तो हमारे जो कॉमन सेंस वाला जो है, हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन में, कॉमन सेंस का मतलब है हमारी जो अपनी इंटेलिजेंस है उसमें ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है जो हम मशीन लर्निंग को नहीं बताते। ऑलराइट सर, ठीक है। You may wonder if simple, well-performed model exists to go from data to target a common sense baseline. Why doesn't the model isn't training find it and improve it? Because this simple situation isn't what your training setup is looking for. The space of model is what you are searching for a solution. That is your hypothetical space. In the space, all possible two-layer network with the configuration you define. This network is already fairly complicated. When you are looking for a solution with a space of complicated models, the simple, well-performing baseline may be unlearnable, even if it's technically part of the hypothetical space. This is a pretty significant limitation of machine learning in general. Unless the learning algorithm is hard-coded to look for the specific kind of sample model, parameter learning can sometimes fail to find out sample solution to a sample problem. ठीक है, इससे एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि भाई आप का अगर नेटवर्क मॉडल, आपका जो डेटा है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कंप्यूटेशन से लर्न नहीं कर सकते। सिर्फ जहानत, आपकी बहुत अरसे की जहानत है ना, वो आपको बता देती है। कंप्यूटेशन से ये चीज़ आप लर्न नहीं कर पाते। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर मशीन लर्निंग सिर्फ इसलिए फेल हो जाती है कि वो चीज़ें आप
मशीन लर्निंग को लर्न नहीं करवा सकते जब तक आप वो चीज़ हार्ड कोड ना कर दें। अगर मैं ये चीज़ हार्ड कोड कर देता कि पुराना डेटा नए डेटा की हेल्प कर सकता है, तब तो मेरी मशीन लर्निंग इससे आगे चली जाती, लेकिन मैंने मशीन लर्निंग को ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मशीन लर्निंग आगे नहीं जा सकती। तो ये भी एक कॉमन सिनेरियो है, यहाँ पर हम अपनी इस क्लास को रोकते हैं और आपके जो है वो सवालात जो है वो लेना मैं शुरू करता हूँ। यहीं से हम जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का आज का काम जो है वो इस कॉम्प्लिकेटेड कोड को समझना है और इस वाले कोड को चलाना भी है। ठीक है, पहले इस वाले कोड को चलाएंगे, इस वाले कोड को सारी कोडिंग यहाँ तक करके समझा लेना, और वो जो जनरेटर बनाया है वो भी समझना है, और ये आपका काम है, ईमानदारी से करना। अब बच्चे नहीं हो, मैं आप लोगों को एक चीज चेक करूंगा, कॉपी खोल कर कॉपी दिखाओ, और आप लोग बोलेंगे सर कॉपी लेके नहीं आए। सर ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसकी कोडिंग चलाने में। ये जो है ना यहाँ पे 5 वो जो इपोज दी हुई है वो चल नहीं रही हैं, तो ये सारी कोडिंग की थी मैंने क्लास में आने से पहले। ठीक है सर, ये अगर आप थोड़ी सी देख लें। मैं बिल्कुल देख लूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि यार ये छोटे छोटे प्रॉब्लम तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना यार। सर नहीं, काफी इसमें कर लिए थे, ये जो है ना ये मेरे ख्याल पता नहीं क्यों 2-3 जगहों पे। चलो दिखाओ, तुम दिखा दो। सर आपने विंडोज और यूबंटो दोनों इंस्टॉल की हुई है या सिर्फ आप यूबंटो ही चला रहे हैं अपने उसमें? मेरे पास भी उबंटू ही है। अच्छा सर, मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास चूंकि विंडोज में पाइथन चल रही है, तो अभी मैंने यूबंटो रिसेंटली डाली है, तो अगर मैं उसमें पाइथन कर लूँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। सर स्क्रीन शेयर की वो अलाउ करें। अच्छा किया हुआ है उबंटू में, बेहतरीन। पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप तो कर दूं। सर लेकिन सर उबंटू में पैकेजेस बहुत कम है सर, सॉफ्टवेयर वगैरह। अब देखो मेरे पास मैसेज आ गया। ठीक है, हो गई? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एरर कहाँ पर आ रहा है मेरे बच्चे? सर ये थे, इसमें भी एरर दे रहे, ये चल नहीं रहा है। ये कह रहा है कि योर वर्कर हैज दैट वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द लॉस्ट सैंपल यूजर वार्निंग। कहाँ पर ये इस वाले सेल पे प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। बिलाल भाई आपका 6.23 चल रहा है? जी, बाकी तकरीबन सब चल रहे हैं। ये देखो, ये ऊपर सारे डाटा। या बिलाल भाई, आप कराची में कहाँ रहते हो? मैं फेडरल बी एरिया में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? भाई आप इनके घर में जाइएगा, जब तक कोरोना खत्म ना हो जाए सारा काम जूम पर ही कराया। आप घर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, फिर भी बता दें सर वो, ताकि कोरोना के बाद। भाई नहीं, कोरोना के बाद ही बताएंगे। ओके सर। हाँ भाई, तो तुम्हारा कहाँ पर जाके एरर आ रहा है? सर ये सब सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है ना सर, ये जहाँ पे इपोच हम 20 इसको दे रहे हैं, तो ये जो है ना इसके बाद वार्निंग, ये मुसलसल सर्कल जो है ना घूमता रहता है। पर अच्छा, मुझे ये जो एरर जो है ना, ये टेंसर फ्लो का लग रहा है असल में ना। तुमने इसको लोकल पे एक मरतबा ट्राई करके देख लो। ठीक है सर। बिलाल भाई 6.23 का खोलना, ऊपर 6.23 वो देख। 6.23 वो दूसरी जगह है, इधर है। चलो बिलाल भाई, क्लास के बाद अब मिसे नजर उतरवाया करें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल भाई वैसे ही बहुत सारी चीजें शेयर करते रहते हैं। बिलाल भाई वो जो जीपीयू वाली माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है बिलाल भाई। ये इसके अंदर 6.23 24 सब चला हुआ है। किसी ने जीपीयू के ऊपर जो पोस्ट शेयर की थी, वो किसने शेयर की थी? जीपीयू के बारे में किसी बंदे ने कंप्यूटर बनवाया जीपीयू के साथ। नो सर, हमारे पास अभी इतना नहीं है बनाने के। वो कोई दूसरा बिलाल है? यस सर। सर एक बैच 35 के स्टूडेंट का ना एक क्यूरी है, बड़ी छोटी सी है। उसने सर 4 वो भी पाइथन वगैरह पढ़ रहा है, आपसे उसके रिव्यू क्लासेस भी लेता है। उसने सर अभी 5-6 लोगों के साथ पाइथन के प्रोजेक्ट्स करने के लिए टीम बनाई है। तो
मसला ये कि अब उसको पाइथन आती नहीं है, उन बाकी लोगों को आती है, तो वो बोल रहा है कि मैं क्या करूं। बोला भाई सीखते रहो उनके साथ। वो उन्होंने टीम से निकाल दिया सर उसको। अजीब ही ना सर। पूरा तो होता है भाई, जो काम नहीं आएगा तो या तो सीख ले पिटीशन में। ये तो बैड हो गया यार। लेकिन सर कब तक वो अटका रहेगा, वो सीख ले फिर ज्वाइन कर ले, ये नहीं भाई वो किसी काम का नहीं है सर। उसने मेरे इतना दिमाग की वो दही लस्सी सब किया है, बोला मेरी फैक्ट्री है, मैं क्यों नौकरी करूंगा, मुझे फ्रीलांसिंग से क्या। अब मुझे कुछ मैं बोलता नहीं हूँ, मैं ये हैरान होता हूँ फिर यार ये आ क्यों रहा है, इसमें कोर्स क्यों कर रहा है। बस यार लोगों को शौक होता है काम करने का, लेकिन वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। सही है ना? जी सर। तो ये एक मसला है। इसलिए थोड़ा सा ये मसला है, और ये मसला रहेगा। सर वो व्हाट्सएप पे थोड़ा एक्यूरेसी वाला आपको सेंड किया हुआ, वो अभी तक जो है ना यार उसके लिए मेरे को सही बात है, अभी तक टाइम नहीं। दूसरी प्रायोरिटी टास्क जो है ना कि आज मैं इंशाल्लाह थोड़ा टाइम निकाल के देखूंगा। सही है? यस सर, मैं आपको रिमाइंड भी 5 बजे ना 5 बजे जो है ना तुम मुझे जो है ना वो रिमाइंड कराना, तो हम इंटरनेट पे थोड़ा बैठ कर ना जूम पे मीटिंग करके देख लेंगे। सही है? सही सर। 4:45 बजे ना मैं आपको एक पोस्ट करूंगा सर, वो जरा PIAC ऑफिशियल में लगाने की कोशिश तो कर देना सर प्लीज। आई लव यू। यार ऑफिशियल का एडमिन नहीं हूं ना मैं। सर आप करेंगे, आप सर क्या पता प्रूफ कर दें सर, बच्चे का फायदा हो जाएगा सर। मोटिवेशन आएगी तो और डाल लगा के सीखूंगा ना सर। तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड AI के अंदर डाला तो था उसमें। हाँ सर, वो वहाँ कम लोग हैं ना सर, इतना फायदा नहीं हुआ ना सर वहाँ से। अबे 25,000 लोग कम है सर। आते ही नहीं है लोग, न्यू वाले कम है ना। वहाँ 78,000 है, वहाँ नए बच्चे ज्यादा आते हैं PIAC ऑफिशियल में ना सर। अच्छा मैं इमरान भाई कोशिश करके देख लेगा, बाकी अल्लाह मालिक है सर, मैं दुआएं करूंगा। थैंक यू सर। ठीक है भाई, आप भाई अगर चाहो तो इसका लिंक शेयर कर दो ताकि मैं यहाँ पर इसको मीटिंग को एंड करूँ। फिर है नमाज पढ़े, सूरज दोबारा निकल आया, चेक करें सही निकला ही निकला। गिरन की वजह से कोई मसला तो नहीं हो गया? अच्छा सूरज गिरन था तभी इतना अच्छा मौसम हो रहा था। ओके मैं खुश हूँ कि बारिश होने वाली है सर। ठीक है भाई, चले सर, चलो मैं ये मीटिंग जो है वो एंड कर दूँ सबके लिए। अच्छा सर, वो आपसे एक चीज पूछनी थी। आपको एक मैसेज किया था मैंने फेसबुक पे। कब किया था? 3-4 दिन हुए थे। वो रीस्टार्ट वाला जो क्विज में क्वेश्चन आया था। क्या था मैसेज? क्या था? रीस्टार्ट वाला के वो जो 2 कमांड थी, दोनों कमांड से रीस्टार्ट हो रहे, और वो MCQ था। यार वो मैंने भी नहीं देखा। तुम अपनी स्क्रीन पे जरा शेयर करा दो ना, अभी मैं इसको रोक देता हूँ। सर वो रीस्टार्ट होगा तो वो बंद हो जाएगा, मसला ये है। रीस्टार्ट होगा तो यानी कि स्क्रीन ही बंद हो जाएगी। क्या वो दोनों से बंद हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हो? हाँ दोनों से बंद हो रही है। चला के देखा? तो वहाँ पर लिनक्स है, तुमने लिनक्स चला के देखी? मेरे पास यूबंतु है, ऑफिस में भी यूबंतु है, और मेरे घर के PC में भी डुअल बूट हुआ है।